सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपके बहुत सारे एग्जाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस है, यूपीएसआई है, यूपी लेखपाल है, रेलवे के एग्जाम हैं। उन सभी को देखते हुए ये एक मेरी मास्टर वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम पूरी मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल इंडिया को कवर करने वाले हैं। इस एक वीडियो के अंतर्गत हम पूरे मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटे हुए चलेंगे, बल्कि सब कुछ बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और आपका समय बचाते हुए जल्दी इस वीडियो को खत्म करेंगे, ताकि आप इसका 1 से 2 बार रिवीजन कर सकें। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को इतना लंबा चौड़ा बनाया जाए ताकि आप इसे पढ़ भी ना पाओ, ठीक है ना। तो आप सभी का काम है, इसके नोट्स में डाल दूंगा, तो आप सभी का काम रहेगा बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को बड़े आराम से सुनते चलना, ठीक है। डिटेल में कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, दिख तो बहुत कम रहा होगा, केवल आपको सुनते जाना है, ठीक है। नोट्स इसके जो बोर्ड पर लिखा है, इसके लगभग 4 गुने नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके नोट्स को पढ़ लेना। लेकिन उससे पहले आप कंप्लीट वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ये एक वीडियो रहेगी जिसमें हम मध्यकालीन भारत को कंप्लीट कर लेंगे, आपको बार बार कहीं भटकना नहीं पड़ेगा एक वीडियो को लेकर, ठीक है। पूरा नॉलेज का एक पैकेज रहेगा आपके लिए, एंड तक इसको आराम से सुनते हुए चलना। जो बोर्ड पर लिखा है उसका 4 गुना मैं बोलूंगा, तो आपको सुनोगे, एक स्टोरी की तरह आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी और एग्जाम में आप डायरेक्टली अपना ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटे एग्जाम को टारगेट करके बनाई जा रही है, बल्कि जो इसमें कंटेंट लिखा हुआ है वो कम से कम पीसीएस प्रीलिम्स लेवल तक का है, तो आप आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। यदि आपने वीडियो शुरू की है तो उसे एंड तक सुनना, ठीक है। साथ के साथ लाइक और शेयर करते हुए चलना। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में तुर्क आक्रमण, ठीक है ना, क्योंकि तुर्कों की सहायता से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन 5 राजवंशों पर बात करेंगे। उसके बाद हम एंट्री करेंगे किसमें, उसके बाद हम एंट्री करेंगे विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत भी हम किन किन वंशों पर बात करेंगे, संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और अरावीडु वंश, ठीक है। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत के अंतिम पहलू यानी मुगल साम्राज्य पर बात करेंगे, और मुगल साम्राज्य के ऊपर हम बाबर, अकबर, ठीक है, हुमायूं, जहांगीर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, इन सभी पर बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको एंड तक सुनते हुए चलना है। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, 1000 ईस्वी के लगभग भारत में 2 वंश थे। कौन कौन से वंश थे? अब देखिए, अब बंटवारा हुआ, उस समय का भारत नहीं, ठीक है ना। पहले भारत का पूरा अफगानिस्तान वाला हिस्सा तक से नीचे तक फैला हुआ भारत, ठीक है ना, सिंध पाकिस्तान वाला क्षेत्र। 1000 ईस्वी के लगभग, ठीक है ना, 1000 ईस्वी के लगभग भारत में 2 राजवंश थे। कौन कौन से राजवंश थे? एक था सामनी वंश, एक था सफवी वंश, ठीक है ना, सामनी वंश और सफवी वंश। सामनी वंश जो था, इसके तुर्कों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, तुर्कों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। सामनी वंश खत्म हुआ, चूंकि तुर्कों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, तो अगला कौन बनेगा? अगले बनेंगे तुर्क। तो अगला किसका शासन आया? तुर्कों का शासन आया। तुर्कों के अंतर्गत यदि हम पहले तुर्क राजा की बात करें तो वो था अलप्तगीन। कौन था? अलप्तगीन। पहला तुर्क राजा अलप्तगीन था। अलप्तगीन से संबंधित आपको क्या क्या याद रखना है? ये पहली चीज तो ये पहला तुर्क राजा था। दूसरा, इसने यामनी वंश की स्थापना की थी। किसकी? यामनी वंश की स्थापना की थी। अपनी राजधानी किसे बनाया? तो अपनी राजधानी गजनी को बनाया, ठीक है ना, गजनी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक। तो यहां से आपको अलप्तगीन से संबंधित आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला तुर्क राजा था, दूसरा आपको याद रखना है यामनी वंश की स्थापना की, और तीसरा गजनी वंश की स्थापना की, ठीक है ना। गजनी को अपनी राजधानी बनाया, वंश नहीं, गजनी को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुबुक्तगीन। अगला राजा बना सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो था, इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया, साथ के साथ गजनी वंश की स्थापना की, ठीक है। गजनी वंश की स्थापना की, साथ के साथ गजनी को अपनी राजधानी भी बनाया। इसने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था। किसने? सुबुक्तगीन ने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था। किसके खिलाफ? पंजाब के राजा
जयपाल के खिलाफ, ठीक है ना, पंजाब के राजा जयपाल के खिलाफ भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था। ठीक है, तो आपको अलप्तगीन और सुबुक्तगीन से क्या क्या याद रखना है। देखिए, अलप्तगीन प्रथम तुर्क राजा था, इसने यामनी वंश की स्थापना की थी और गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। बात करें सुबुक्तगीन की, तो गजनी को अपनी राजधानी बनाया, गजनी वंश की स्थापना की और भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया। किसके खिलाफ? जयपाल राजा के खिलाफ, पंजाब के जयपाल राजा के खिलाफ। उसके बाद सुबुक्तगीन का पुत्र आता है महमूद गजनबी। कौन आता है? महमूद गजनबी। 998 यानी 998 ईस्वी में शासक बना। उसके बाद 1000 से लेकर 1026 तक, 1000 से लेकर 1026 तक 27 सालों में इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनबी ने 27 सालों में 17 बार आक्रमण किया। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करें तो वो था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया अटैक, जो इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यदि हम बात करें पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया, तो पहला आक्रमण पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल के खिलाफ किया था। ठीक है, जिसके खिलाफ सुबुक्तगीन ने किया था। ठीक है, तो आपको महमूद गजनबी से क्या क्या याद रखना है? 1000 से लेकर 1027 तक, या फिर हम कह सकते हैं 26 तक, 27 सालों में कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया और इसने प्रथम आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के खिलाफ किया। जबकि बात करें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो था सोमनाथ मंदिर को लूटना 1025 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, इसे बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता है, यानी मूर्ति भंजक, जो मूर्तियों को तोड़ता हो। ये जिस मंदिर में जाता था वहां की मूर्तियों को तोड़ देता था, खत्म कर देता था, तहस नहस कर देता था, इसीलिए इसे बुद्ध सिकन यानी मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। इसे प्रथम सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? प्रथम सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसकी बात करें दरबारी, तो इसके 3 दरबारी आपको याद रखने, फिरदौसी, उतबी और अलवरूनी। यदि बात करें फिरदौसी की, तो इसकी पुस्तक है शाहनामा। ठीक है ना। उतबी की बात करें तो इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद, किताब उल यामिनी। ठीक है ना। उतबी की है किताब उल यामिनी। यदि बात करें अलबरूनी की, तो तहकीकात ए हिंद, किताब उल हिंद या फिर कानून ए मसूदी। ठीक है, तो आपको इसके 3 दरबारी याद रखने, फिरदौसी। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है फिरदौसी, दूसरा है उतबी और तीसरा है अलबरूनी। ठीक, यदि बात करें फिरदौसी की तो इसकी पुस्तक है शाहनामा। यदि बात करें उतबी की तो इसकी पुस्तक है किताब उल यामिनी। यदि बात करें अलबरूनी की तो इसकी 2 पुस्तक हैं, पहली तहकीकात ए हिंद, दूसरी किताब उल हिंद, जिसे हम कानून ए मसूदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद भारत पर आक्रमण होता है किसका? मोहम्मद गौरी का। महमूद गजनबी का हो गया, अब होगा मोहम्मद गौरी का। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी का। यदि बात करें मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है ना, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम था। कहां का राजा था? तो गौर का राजा था। कहां का? गौर का राजा था। इसने आक्रमण कब किया? तो पूछा जाएगा, देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनबी के लगभग कितने सालों के बाद आक्रमण किया, तो आपको याद रखना लगभग 250 साल। कितने? 250 साल, यानी 175 साल लगभग बाद आक्रमण किया भारत पर। आप काउंट करेंगे 250 साल तो आप कहां पहुंचेंगे? 1075। ठीक है ना, 1175। तो जो ये था मोहम्मद गौरी, इसने लगभग 1175 में भारत पर आक्रमण किया। किसके? गजनबी के लगभग 250 सालों के बाद। गौरी ने गजनबी के लगभग 250 सालों के बाद आक्रमण किया। ठीक है, यदि हम बात करें पहला आक्रमण कब किया, तो 1175 में सिंध पर पहला आक्रमण किया। राजा कौन था? फतेह दाऊद था। कौन था? फतेह दाऊद था, जो कि आज भारत का हिस्सा नहीं था, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, दूसरी बात करें 1178 में किया मूलराज द्वितीय। किसके खिलाफ? मूलराज द्वितीय के खिलाफ किया। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। ठीक है, फिर हुआ 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध। प्रथम तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरा जो हुआ था वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। हारे क्यों थे? क्योंकि
जब पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे प्रथम युद्ध के बाद, तो वो इतने ऐशो आराम में आ गए कि शायद दोबारा आक्रमण नहीं करेगा, बड़ी बेइज्जती के साथ हमने इसे भगाया है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, किसने? मोहम्मद गौरी ने। और उसने पलटकर अगले ही साल जवाब दिया। आप सोच सकते हैं कि इतनी दूरी जाना, अफगान तक जाना, फिर वापस आना, तो लगभग 1 साल तक पहुंचने में लग जाता था, जबकि ये पहुंचा ही नहीं, आधे रास्ते से ही वापस आक्रमण कर दिया। और इतना सोच भी नहीं पाए थे पृथ्वीराज चौहान की इतनी जल्दी भी आक्रमण कर सकता है कोई हारने के बाद, इतनी संपत्ति हारने के बाद। ठीक है, तो वजह क्या रही? वजह रही ओवर कॉन्फिडेंस। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। इसी वजह से मोहम्मद गौरी से हारे पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद हम बात करें 1192 की। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किस पर अपनी विजय हासिल कर ली? दिल्ली पर। तो पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को कब विजित किया, कब जीता? तो 1192 में जीता। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध देखने को मिलता है राजा जयचंद के साथ। चंदावर का युद्ध राजा जयचंद के साथ देखने को मिलता है मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की हुई। उसके बाद 1197 की बात करें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने गुजरात को विजय कर लिया था, गुजरात को विजय कर लिया था। उसके बाद हम बात करें 1202 की, तो 1202 में बख्तियार काकी जो कि गुलाम था गौरी का, उसने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को विजित कर लिया, बंगाल को जीत लिया। वहां के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, उन्हें छोड़कर जाना पड़ा और बख्तियार काकी ने ही जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय था उसको क्षति पहुंचाई, उसको जलाया। उसके बाद हम बात करें 1205, तो 1205 अंतिम अभियान था किसका? मोहम्मद गौरी का। किस जाति के साथ? तो खोकर जनजाति के साथ अंतिम विद्रोह था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का खोकर जनजातियों के साथ अंतिम अभियान था, अंतिम विद्रोह था। आपको याद रखना, पूछा जाएगा मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किस जनजाति के साथ था? तो वो थी खोकर जनजाति। ठीक है, यदि बात करें, इसने कभी भारत में राज्याभिषेक नहीं कराया, इसीलिए पहला सुल्तान नहीं कहा जाता है। बात करें पहला सुल्तान कौन रहा, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले भारत में सुल्तान की उपाधि धारण की, इसीलिए प्रथम मुस्लिम शासक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कारण ये रहा कि मोहम्मद गौरी ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है ना, सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की, इसीलिए प्रथम मुस्लिम शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। बात करें हम मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी के बैल और लक्ष्मी आकृति के सिक्के देखने को मिलते हैं, बैल और लक्ष्मी आकृति के सिक्के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। किससे संबंधित? तुर्कों से संबंधित। थोड़ा मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी और कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मृत्यु होने वाली थी किसकी? मोहम्मद गौरी की, तो इसने शासक बना दिया दिल्ली का किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी अपने गुलाम को, और गुलामियों से उसे आजाद कर दिया, गुलामी से आजाद कर दिया और शासक बना दिया दिल्ली का किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में शासक बन गए किसके? दिल्ली के। लेकिन 1206 से लेकर 1208 तक इसने सिपासलार या फिर मलिक के नाम से, सिपासलार या फिर मलिक का मतलब है एक सैनिक के रूप में, एक सेना का नेतृत्व करते हुए दिल्ली पर शासन किया। लेकिन 1208 में इन्होंने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की, 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और सबसे पहले किस वंश की स्थापना की? तो गुलाम वंश की स्थापना की। क्यों की गुलाम वंश की स्थापना? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसे सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने शासक बनाया, इसीलिए इसने सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और प्रथम मुस्लिम शासक था, क्योंकि गौरी ने कभी भी शासक यानी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंतर ही आता है हमारा गुलाम वंश। ठीक है ना, गुलाम वंश से शुरुआत होती है, तो अब हम पढ़ेंगे दिल्ली वंश, दिल्ली सल्तनत। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? 5 वंशों पर। पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने राज किया? तो वो थे 5। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने अपना शासन किया। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, आपको ये याद रखना है बड़े अच्छे से। यदि बात करें सबसे ज्यादा समय तक किसने किया, तो गुलाम वंश ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया।
सबसे कम समय की बात करें तो सबसे कम समय तक किया खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश ने, लगभग 40 साल तक। और इसने किया था लगभग 85 सालों तक गुलाम वंश ने। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंश थे? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश 5। यदि बात करें सर्वाधिक समय तक किसने किया? गुलाम वंश ने। सबसे कम समय तक किसने किया? खिलजी वंश ने। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। चूंकि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी से आजाद कर दिया था और दिल्ली का शासक बना दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी। ठीक है, तो पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। संस्थापक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी 2 उपाधियां हैं, लाख बख्श और कुरान खतवा। लाख बख्श और कुरान खतवा। बात करें कौन था? तो ये संस्थापक था गुलाम वंश का। उसके बाद हम बात करें 1206 से 1208 तक इसने सिपा सलार या फिर मलिक के नाम से क्या की? शासन किया। उसके बाद में 1208 में इसने सबसे पहले सुल्तान यानी राजा की उपाधि धारण की। उसके बाद सन आता है 1210, तो 1210 से चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। यदि बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी लाहौर। लाहौर इसकी राजधानी थी। ठीक है ना। बात करें इसने कौन कौन से स्थापत्य के काम कराए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जो कि पूरा नहीं करा पाया था। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया या फिर कह सकते हैं निर्माण कराया। ठीक है ना, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना। उसके प्रांगण में ही एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें लाहौर में। कहां पर? लाहौर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ठीक है, राजधानी क्या थी? लाहौर थी। राजधानी लाहौर थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। ठीक। इसका एक आपको दरबारी याद रखना है, जिसका नाम है हसन निजामी। कौन? क्या नाम है? हसन निजामी, जिसकी पुस्तक है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर। एक और इसका कौन है? एक और इसका दरबारी था, जिसका नाम था फक्र ए मुदस्सिब, जिसकी पुस्तक का नाम है आदाब उल हर्ब व सुजात। आदाब उल हर्ब व सुजात। तो देखिए, आपको गुलाम वंश से संबंधित पहली चीज तो ये याद रखनी है कि इसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसकी 2 उपाधियां लाख बख्श और कुरान खतवा। 1206 से 1208 तक सिपा सलार या फिर मलिक के नाम से, या फिर कह सकते हैं हाँ मलिक के नाम से इसने शासन किया। 1208 में इसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। 1210 में चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई और कुतुब मीनार का निर्माण कराया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके 2 दरबारी थे या फिर लेखक थे, हसन निजामी, जिसकी पुस्तक है ताजुल मासिर। एक और था जिसका नाम है फक्र ए मुदस्सिब, जिसकी पुस्तक का नाम है आजाद उल हर्ब व सुजात। ये चीजें आपको याद रखनी है गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भैया इसका बेटा बनता है आराम शाह। आराम शाह, देखिए 2 आपको नाम याद रखने हैं, उलेमा वर्ग, उलेमा और अमीर। उलेमा और अमीर। उलेमा वही हिंदुओं में पंडित टाइप से समझ सकते हैं, मुस्लिमों में। ठीक है। और अमीर, अमीर आप समझ सकते हैं, अमीर को अमीर से कनेक्ट करके देखिए, आज के टाइम के जैसे कि बिजनेसमैन। तो अमीर और उलेमा वर्ग, ये दोनों जो थे आज के टाइम पर भी आप देखते हैं, अमीर और उलेमा वर्ग ही आज के टाइम पर प्रशासन में उनकी कुछ ना कुछ ही भागीदारी जरूर रहती है। ठीक है ना। आज भी उनकी सरकार में कुछ ना कुछ भागीदारी रहती है, लेकिन उस समय पर तो पूरी पूरी भागीदारी थी, कोई संविधान नहीं था। किसकी? उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग। उलेमा वही जो धर्म ग्रंथों के ज्ञाता होते थे, और अमीर वर्ग वही अपने व्यापारी वर्ग जो सबसे अमीर होते थे। तो इन दोनों की अपनी पूरी पूरी कह सकते हैं कि राजा के अंदर बैठे हुए होते थे। कौन? अमीर और उलेमा वर्ग। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, तो अमीर और उलेमा वर्ग किसे शासक बनाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को। लेकिन वो शासक बनने के लायक नहीं था। जरूरी नहीं है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा वो जो काबिल होगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग ने किसे शासक बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को शासक बनाया। यह बात इल्तुतमिश को खली नहीं। इल्तुतमिश को यह बात खली नहीं। कौन था इल्तुतमिश? तो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। कहां से शासन संभाल रहा था? तो बदायूं से शासन संभाल रहा था। इसे लगा बेटा ऐसा है कि आप किसी को भी शासक नहीं बना सकते,
कोई काबिल होता तो हम मान भी लेते, बेशक हम गुलाम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम एक गधे को भी शासक बना दो। ठीक है, इसी को देखते हुए 1211 में जूद की लड़ाई होती है, जिसमें इल्तुतमिश आराम शाह को हटाकर खुद शासक बन जाता है। तो अब बात करेंगे इल्तुतमिश पर। तो इल्तुतमिश कौन था? दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। शासक कहां से संभाल रहा था? तो शासन संभाल रहा था बदायूं से। ठीक है, ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। लेकिन खोखर जनजाति से जब विद्रोह हो रहा था गौरी का, तो उस समय पर इल्तुतमिश की बहादुरी देखकर मोहम्मद गौरी ने कहा, भाई ये तुम्हारा गुलाम है, इसे गुलामी से मुक्त कर दो, ये तो बड़ा पराक्रमी आदमी है। तो उस समय पर गुलामी से मुक्त कर दिया था खोखर जनजातियों के विद्रोह के समय। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दूसरा गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन खोखर जनजाति से विद्रोह के समय से मुक्त कर दिया था। उसके बाद कहां का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को आराम शाह को हटा दिया गद्दी से जूद की लड़ाई में। ठीक है ना, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुलाम वंश का, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा अपना साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसने इक्ता प्रणाली शुरू की। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की किसने? कह सकते हैं इल्तुतमिश ने, इक्ता प्रणाली। उसके बाद हम बात करते हैं चालीसा दल या फिर कहते हैं तुर्क ए चलगाही की स्थापना किसने की? तो वो की थी इल्तुतमिश ने। आज के समय पर आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री के आसपास भी बड़ी अच्छी सिक्योरिटी रहती है। ठीक है ना, ब्लैक सूट में और हाथ में अटैची लिए हुए लोग रहते हैं। तो उसी समय पर राजा के लिए भी ऐसी सिक्योरिटी का प्रबंध था, जिसे कहते थे तुर्क ए चलगाही या फिर चालीसा दल। 40 तुर्क रहते थे उसमें, इतने पराक्रमी जिनका कोई जवाब नहीं। तो सबसे पहले गठन किसने किया? सबसे पहले गठन किया इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। क्योंकि भाई एक बात बताइए कि वो शासक कैसे बना? शासक बना वो विद्रोह के बाद। किससे? आराम शाह से। किसका पुत्र? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र। पूरा डर बना रहता है कि वो दोबारा आक्रमण ना कर दे, तो इसीलिए एक ऐसा दल की स्थापना की, चालीसा दल, जिसे तुर्क ए चलगाई के नाम से जाना जाता था। इसने सिक्के चलाए टंका और जीतल। टंका जो होता था वो चांदी का बना हुआ होता था, और जीतल जो होता था वो तांबे का बना हुआ होता था। उसके बाद करें, इसने न्याय की जंजीर बनवाई, यानी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो घंटी बजा सकता था, जिससे कि राजा तक आवाज पहुंचे और राजा उसका न्याय कर सके। ठीक है ना, बात करें इनका अंतिम अभियान किसके साथ था? तो इनका अंतिम अभियान बामियान वंश के साथ था। किसके साथ? बामियान वंश के साथ था। ठीक है ना, यदि बात करें ग्वालियर में, देखिए ग्वालियर अभियान पर गए हुए थे इल्तुतमिश अपनी पुत्री के साथ। पुत्री कौन? रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के साथ गए हुए थे ग्वालियर अभियान पर। तो उसी समय पर इन्होंने कह दिया कि बेटी मेरी मृत्यु के बाद अगली शासिका जो होगी तुम बनोगी, अगला शासन संभालोगी तुम। लेकिन एक बात बताइए, आप कहीं जाएं, आप 3-4 लोग हों, आपके बीच में कोई घोषणा हो जाए और पूरे देश को थोड़ी नहीं पता उस बात की, तो आगे ऐसा ही होता है। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और अगला शासक बना दिया जाता है वही उलेमा और अमीर वर्ग। समझ गए? उलेमा और अमीर वर्ग, इन दोनों ने किसको शासक बना दिया? फिर से इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है ना, रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया। चूंकि वो अल्पवयस्क था, कौन? रुकनुद्दीन फिरोज अल्पवयस्क था, उसकी बड़ी बहन थी रजिया सुल्तान। ठीक है, मां कौन थी? शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज ने शासन संभाला। लेकिन रजिया सुल्तान ने एक बात रखी, न्याय की जंजीर बजाई और कहा कि मेरे पिताजी यानी आपके पिताजी भी, रुकनुद्दीन फिरोज से कहा, मां शाह तुर्कान से कहा कि आप एक बात समझिए कि जब हम ग्वालियर अभियान पर गए हुए थे तो उस समय इल्तुतमिश जो कि हमारे पिता हैं, उन्होंने कहा था कि अगली शासिका मैं बनूंगी, लेकिन उस पर तो मेरे भाई को बैठा दिया गया है। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज को। तो इसने न्याय की जंजीर बनाई, ठीक है ना, बजाई। उसके बाद ये जामा मस्जिद पर लाल कपड़े पहनकर गई। इन्होंने सबसे कहा और सबने कहा सही बात है, मानी जाएगी आपकी बात, और अगली शासिका आप होंगी, ना कि रुकनुद्दीन फिरोज होगा। ठीक है ना, और रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया। चूंकि रुकनुद्दीन फिरोज ने ही फिरोज को किसने शासक बनाया था? अमीर और उलेमा वर्ग ने बनाया था। इसीलिए भैया अमीर और उलेमा वर्ग चिढ़ गए। किससे? रजिया सुल्तान से। दूसरी बात, चिढ़ने का कारण यह भी था कि सीधी सी बात है भैया, एक जब औरत शासिका बनती है तो ये बात हजम नहीं होती है। ठीक है, कौन उसे सलाम ठोकेगा? ठीक है ना, कौन उसकी जी हुजूर करेगा? ठीक, और कोई भी नहीं चाहता है कि एक औरत को हम सलाम ठोकें। ठीक है ना,
लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें कोई बेइज्जती है, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि हमेशा काबिल लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यदि वो शासिका बनी तो उसमें काबिलियत थी, उसे रोका गया, उसके बाद भी वो शासिका बनी, सबसे बड़ी काबिलियत थी, लेकिन हजम नहीं होती है लोगों को ये बात, ठीक। तो आपको उससे पहले आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। अंतिम जो अभियान था इल्तुतमिश का वो था बामियान वंश के खिलाफ, और ग्वालियर जो अभियान था उसी में रजिया सुल्तान को शासिका घोषित कर दिया गया था। मिनहाज उल सिराज इनके दरबारी थे इल्तुतमिश के, और इनकी एक किताब है तबकात ए नासरी। तो पूछा जाएगा तबकात ए नासरी किसकी पुस्तक है? मिनहाज उल सिराज की पुस्तक है। और मिनहाज उल सिराज किसके दरबारी थे? तो इल्तुतमिश के दरबारी थे मिनहाज उल सिराज। यदि बात करें इनने किस किस का निर्माण कराया, तो इनने गंडक की बावली का निर्माण कराया, ठीक है ना, सुल्तानगढ़ी का मकबरे का निर्माण कराया, ठीक है ना। इनकी राजधानी दिल्ली थी, और नेक्स्ट राजा रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया किसने? उलेमा और अमीर वर्ग ने, जो कि पुत्र था इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश से आपको बात याद रखनी है, दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, गुलामी से मुक्त कर दिया था खोखर जनजातियों के समय पर, बदायूं का गवर्नर था। 1211 में जूत की लड़ाई में कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को हटाकर शासक बना। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने एकता प्रणाली शुरू की, इसने चालीसा दल का गठन किया, इसने सिक्के चलाए, टंका और जीतल। टंका जो था चांदी का सिक्का था, जबकि जीतल तांबे का सिक्का था। इसने न्याय की जंजीर का निर्माण कराया ताकि सबको न्याय मिल सके। इनका अंतिम अभियान बामियान वंश के खिलाफ था, और ग्वालियर अभियान के समय पर ही रजिया सुल्तान को इन्होंने शासिका घोषित कर दिया था। मिनहाज उल सिराज किसके दरबारी थे? इल्तुतमिश के दरबारी थे। इनकी एक पुस्तक है तबकात ए नासरी। यदि बात करें स्थापत्य की, तो गंडक की बावली का निर्माण कराया इल्तुतमिश ने, सुल्तानगढ़ी का मकबरे का निर्माण कराया इल्तुतमिश ने, दिल्ली राजधानी थी इल्तुतमिश की, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। यदि बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बना इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिया सुल्तान। चूंकि रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया फिर रजिया सुल्तान ने, ठीक है ना, न्याय की जंजीर बजाकर, लेकिन अमीर और उलेमा वर्ग चिढ़ गए। उन्हें और चिढ़ाने के लिए रजिया सुल्तान ने क्या किया, एक अमीर व्यक्ति जिसका नाम था अल्तुनिया, उससे शादी कर ली। भैया अब और खलबली मच गई, क्योंकि आप एक बात समझिए, जबकि 40 लोग खड़े हैं आपकी कास्ट के ही, एक महिला शासिका बन जाती है और आपके बीच में से एक आदमी से शादी भी कर लेती है, तो आप कितने चिढ़ेंगे? पहली बात तो महिला शासिका, सबसे बड़ी बात तो महिला शासिका। दूसरी बात क्या है, आप में से एक से शादी कर ली, ठीक है, तो इससे चिढ़ गए। तो अल्तुनिया जो कि एक अमीर था, उससे शादी कर ली। साथ के साथ एक अफ्रीकी व्यक्ति थे मलिक याकूत को अस्तबल का प्रधान यानी अमीर ए आखूर बना दिया। मतलब उन्हें पूछा ही नहीं जा रहा है, चालीसा दल को नहीं पूछा जा रहा है, अमीर और उलेमा वर्ग से कोई सलाह नहीं ली जा रही है। इसका भुगतान भी भुगतना पड़ा किसको? रजिया सुल्तान को। एक दिन कैथल हरियाणा में रजिया सुल्तान और कौन? अल्तुनिया आराम कर रहे थे। उसी समय पर अमीर और उलेमा वर्ग ने आक्रमण करा दिया और रजिया सुल्तान को मार दिया गया, ठीक है। तो रजिया सुल्तान से आपको क्या क्या याद रखना है? इन्होंने एक अमीर अल्तुनिया से शादी की, इन्होंने एक अफ्रीकी व्यक्ति मलिक याकूत को अमीर ए आखुर यानी अस्तबल का प्रधान बना दिया, और इनकी मृत्यु कहां पर हुई? कैथल हरियाणा में। जब ये आराम कर रही थी, अमीर और उलेमा वर्ग ने इन पर आक्रमण कर दिया और इन्हें मरवा दिया। नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद जो शासक बना वो था बहराम शाह। कौन था? बहराम शाह। भैया अमीर और उलेमा वर्ग ने एक कठपुतली शासक बैठा दिया कि भैया ऐसा करिएगा, आप अपना बिल पास कर दीजिएगा, जो हम लेकर आए उसे अपना लागू कर दीजिएगा, शासन हम संभालेंगे, आप केवल और केवल एक कठपुतली राजा हो। कौन बना? बहराम शाह। बहराम शाह के समय ही एक पद और आया, नायब का पद। पूछा जाएगा कि नायब के पद की शुरुआत किस समय काल में हुई? तो वो था गुलाम वंश के भी किस राजा के समय पर? तो वो था बहराम शाह। पूछा जाएगा कि नायब के पद पर सबसे पहले बैठने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे एतगीन, ठीक है ना। एतगीन जो थे वो सबसे पहले किसके पद पर बैठे? नायब के पद पर बैठे। यदि बात करें बहराम शाह की, तो इनके समय पर सबसे पहला मंगोल आक्रमण हुआ था। किसने किया था? तेर बहादुर ने किया था। तेर बहादुर ने सबसे पहला मंगोल आक्रमण किया था। पूछे सन क्या था? तो 1241 में किया था। इल्तुतमिश के समय पर भी आक्रमण करने की कंडीशन बनी थी, लेकिन लगभग सतलज नदी के आसपास से ही लौट गया था चंगेज खान, ठीक है।
तो आपको याद रखना है भारत पर प्रथम मंगोल आक्रमण किसके समय पर हुआ, तो वो था बहराम शाह। कब किया गया, 1241 में। कौन था, तेर बहादुर था। कैसा राजा था, कठपुतली राजा था। इसके समय पर कौन सा पद आया, नायब का पद आया। नायब के पद पर सबसे पहले बैठने वाला व्यक्ति कौन था, एक्तगीन था। ठीक है, उसके बाद एक और राजा आता है बलबन। कौन, बलबन आता है। बलबन की बात करें तो इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था, बहाउद्दीन। तो पूछा जाएगा बहाउद्दीन किसका वास्तविक नाम था, तो बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। किसका, बलबन का वास्तविक नाम था। उसके बाद बात करें कि इसके समय पर देखिए, एक तो कह सकते हैं कि इसने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जनता में दिखाने के लिए अपने आप को बड़े बड़े वंशों से जोड़ा, जैसे कि आफरीसियाब वंश, उससे जोड़ा अपने आप को। साथ के साथ अपनी ऐसी उपाधियां धारण की जिससे कि लोग डरे। कारण यह था कि भारी आक्रमण ज्यादा हो रहे थे और इसे अपनी अंदर मजबूती बनानी थी। अंदर मजबूत राजा जब बनेगा जब उसका लोगों के दिलों में राज होगा। तो उसी राज को जताने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए इसने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, अपने आप को बड़े बड़े वंशों से जोड़ा। ठीक है, इनके समय पर ही सबसे पहले अमीर खुसरो को क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। अमीर खुसरो को बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है बहाउद्दीन का वास्तविक नाम था। इन्होंने जिल्ले ए इलाही की उपाधि धारण की। ठीक है ना, नौरोज त्योहार बनाना शुरू किया, सजदा एवं पोवोस प्रथा शुरू की। बात करें चालीसा दल को समाप्त कर दिया। चालीसा दल को समाप्त कर दिया। ठीक है ना, चालीसा दल को क्यों समाप्त किया, क्योंकि चालीसा दल के ही एक व्यक्ति थे बलबन। क्योंकि चालीसा दल आगे चलकर मुझ पर आक्रमण करके अपना शासन हाथ में न ले ले, इसीलिए चालीसा दल को समाप्त कर दो। क्योंकि चालीसा दल का आदमी था और बड़े अच्छे से जानता था चालीसा दल आगे चलकर, तुर्के चलगाही आगे चलकर अपने हमारे ऊपर अधिकार कर लेगा। इसीलिए सबसे पहले चालीसा दल को समाप्त किया किसने, बलबन ने, जो कि एक चालीसा दल का ही आदमी था। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जिल्ले इलाही को उपाधि धारण की, नौरोज त्योहार मनाना शुरू किया, सजदा एवं पोवोस प्रथा शुरू की। ठीक है ना, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। दीवान ए अर्ज, आप अर्जी किस में डालते हो, छुट्टियों के लिए सेना में, तो आप याद रख सकते हैं दीवान ए अर्ज की जो विभाग था उसकी शुरुआत किसने की, तो वो था बलबन। पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन पूछे गए। आप यकीन मानिएगा इस बोर्ड पर लिखा गया एक एक पॉइंट एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया, तो आप आसानी से सुनते रहिएगा। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की, तो वो था बलबन। बलबन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। उसके बाद हम बात करें इसकी मृत्यु, तो 1286 में इसकी मृत्यु हुई। किसकी, बलबन की। इसके दरबारी कौन थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 7 शासकों के दरबारी रहे, गयासुद्दीन तुगलक तक के समय के। ठीक है, इसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। ठीक है, 1286 में मृत्यु हुई। बात करें इनका मकबरा, तो इनका मकबरा दिल्ली में है। किसके प्रांगण में, तो इनका मकबरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। इन तीनों का मकबरा एक ही जगह पर है। तो पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पर है, दिल्ली में। इल्तुतमिश का मकबरा कहां पर है, दिल्ली में। बलबन का मकबरा कहां पर है, दिल्ली में। इन तीनों का मकबरा कहां पर है, दिल्ली में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद आते हैं एक शासक, दिल्ली में भी कहां पर, मेहरौली में, जहां पर कुतुब मीनार है। उसके बाद एक शासक आते हैं कैकोबाद। ठीक है ना, और लास्ट में आते हैं कैयूमर्स। ठीक है ना, बात करें कैयूमर्स, तो कैयूमर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और कैयूमर्स जो थे वो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया दिल्ली सल्तनत पर, तो वो थे गुलाम वंश। कुल कितने वंशों ने किया, तो 5, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। ठीक है, जिसमें से हम गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं। अब हमारी बारी है खिलजी वंश पर बात करने की। किस पर, खिलजी वंश पर बात करने की। उसके बाद हम बात करेंगे तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में बात करेंगे लोदी वंश पर। ठीक है, तो सबसे पहले बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले आप क्या करना, या वीडियो खत्म होने के बाद या फिर हो सकता है अभी, तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो का कैसी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है छोटा छोटा इसलिए है क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। रही बात नोट्स की, तो आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर।
ठीक, तो आप वीडियो को शेयर करते हुए चलना, लाइक करते हुए चलना और साथ साथ कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय था 1290 से 1330, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है संस्थापक। कौन? संस्थापक। यदि बात में संस्थापक, तो संस्थापक रहे जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी रहे खिलजी वंश के संस्थापक, ठीक है ना। बात करें इन्होंने सबसे प्रारंभिक शासन कहां से शुरू किया, कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप भारत के शासक हैं या फिर आप दिल्ली के शासक हैं, आप शासन भी उसी जगह से करें, जरूरी नहीं है। तो इन्होंने कहां से? किलोखरी से अपना शासन करना शुरू किया और ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हम बात करें कि इन्होंने एक विभाग बनाया, दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, वकूफ आदमी बेवकूफ आदमी ही जलेगा, ठीक है ना। तो दीवान ए वकूफ विभाग की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की। इनके समय पर एक व्यक्ति देखने को मिलते हैं, सीदी मौला। ये एक तरफ लगाने बुझाने का काम करते थे, इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी ने सीदी मौला की हत्या करवा दी, ठीक है ना। सीदी मौला की हत्या करवा दी जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मंगोलों के साथ किया। किसके साथ? मंगोलों के साथ किया और उनसे इस्लाम धर्म कबूल करने की मांग की। और उन मंगोलों ने, जिनके साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूला और उन मुसलमानों को कहा गया नया मुसलमान, ठीक है ना। उन मंगोलों को कहा गया नया मुसलमान। तो आपको याद रखना है कि किसने अपनी पुत्री का विवाह मंगोलों के साथ किया था, तो वो थे जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे। मंगोलों से कहा गया कि आप इस्लाम धर्म कबूल करिए और जिन मंगोलों ने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्हें कहा गया नए मुसलमान, नया मुसलमान। नेक्स्ट हम बात करें कि इनकी हत्या किसने कराई, तो इनकी हत्या कराई इनके ही दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बोला अब बहुत हुआ, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, अब आप स्वर्ग सिधार जाइए, अब नए लौंडों के हाथ में जाने दीजिए शासन, इसीलिए उनकी हत्या करवा दी। मूवी आपने देखी होगी, ठीक है ना, उसमें सीधा सीधा दिखाया गया वही था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि रणवीर सिंह ने एक्टिंग की है, ठीक है ना। उन्होंने हत्या करवाई थी जलालुद्दीन खिलजी की, जो कि एक मोटे से व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा जिनने सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन बढ़ाया, संभाला, जैसे कि बाजार प्रशासन, सैन्य प्रशासन, सभी पर पूरा ध्यान दिया, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इनका नाम था अली गुरसस्प। अली गुरसस्प इनका बचपन का नाम था। और यदि बात करें इनकी उपाधि की, तो इनकी उपाधि थी यामिन उल खिलाफत, यानी खलीफा का दूसरा हाथ या फिर दाहिना हाथ, ठीक है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसस्प और इनकी उपाधि यामिन उल खिलाफत यानी खलीफा का दाहिना हाथ। नेक्स्ट हम बात करें, इनके समय पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, इसीलिए इन्होंने आंतरिक सुरक्षा की बात की। आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? बाजार प्रशासन संभालना पड़ेगा, क्रय विक्रय जैसी चीजों पर अपनी पाबंदी लगानी पड़ेगी, यानी अपना कह सकते हैं एक तरीके से उसमें कोई घूस फिरोस ना हो, इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, ठीक है। सैन्य सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, अपनी सेना बढ़ानी पड़ेगी। इन सभी पर काम किया किसने? दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा अलाउद्दीन खिलजी ने। कारण क्या था? क्योंकि बहुत ज्यादा मंगोल आक्रमण करते थे। वही मंगोल जिनके लिए अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन, भैया देखिए आओ, आप आओ, ठीक है ना, सेना में आज आप मान लीजिए आप आज अभ्यास किया आपने, ठीक है ना, आज किसी के साथ युद्ध लड़ा, अपने 200, 300, 250 रुपए जो भी उस समय की मतलब मुद्रा होती थी, दिन दहाड़ी में निकाल दिए जाते थे। आज ये आपने आज 200 का काम किया, 200 रुपए दिए, आज का काम खत्म आपका, ठीक है ना। यदि जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कल बुलाएंगे। उसी के लिए दाग व हुलिया प्रथा शुरू की। कारण क्या था? दाग व हुलिया प्रथा, हुलिया संबंधित था सैनिक से और दाग संबंधित था घोड़े से। कारण यह था कि देखिए इतने सैनिक होने के बाद पता पड़ी कि एक सैनिक को रुपए दे दिए, दूसरा घोड़ा लेकर आ गया कि हमें रुपए नहीं मिले, ठीक है ना। ऐसा बहुत चलता था। इसी को देखते हुए एक घोड़े पर मोहर लगा दी जाती थी कि आपका ये घोड़ा
इतने रुपए का है, मतलब यदि आप इस घोड़े पर काम करेंगे तो आपको 250 रुपए दिन या फिर 300 रुपए दिन मिलेंगे, ठीक है ना। दाग लगा दिया, दाग था। और हुलिया मतलब हर एक सैनिक को, मान लीजिए ए ग्रेड का सैनिक है उसके लिए अलग हुलिया, बी ग्रेड का सैनिक है उसके लिए अलग हुलिया, सी ग्रेड का सैनिक है उसके लिए अलग हुलिया। तो दाग और हुलिया प्रथा यानी घोड़े की पहचान और सैनिक की पहचान, ताकि दोबारा वेतन ना देना पड़े और उनको ग्रेडों में बांटा जा सके, इसके लिए दाग व हुलिया प्रथा की शुरुआत जो की वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। मसाहत पद्धति की शुरुआत की। मसाहत पद्धति क्या था? बटाई पे जमीन देना। बटाई आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भूमि का टुकड़ा है, आपने कह दिया कि हम इसका 1/4 भाग आपके लिए देंगे और 3 भाग हम रखेंगे 4 में से, और आपको खेती पूरी करनी है, खाद वगैरह ये हमारा रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि खाद वगैरह आप सारा आप करेंगे, आप 2 भाग रखेंगे। वो डिपेंड करता था कितना। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो 50% था, यानी पूरी खेती, मान लीजिए आपकी खेती है, आपने किसी और को करने के लिए दी, उसने की, उसके उपज का 50% हम रखेंगे और 50% जो खेती करेगा वो रखेगा। तो मसाहत पद्धति की शुरुआत यानी बटाई पद्धति की शुरुआत किसने की? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। इनकी एक और उपाधि है सिकंदर रुखसानी। सिकंदर रुखसानी यानी सिकंदर का दूसरा सिकंदर कह सकते हैं, ठीक है ना। सिकंदर रुखसानी, अली गुरसस्प और यामीन उल खिलाफत, तीनों नाम आपको याद रखने हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। इन्होंने अप्रत्यक्ष नीति अपनाई युद्धों में। अप्रत्यक्ष नीति क्या थी? मान लीजिए दक्षिण भारत पर इन्होंने आक्रमण किया और वहां के राजा से जीत गए। जीतने के बाद क्या होता था? अन्य राजा क्या करते थे? उनकी जमीन हड़प लेते थे, जगह हड़प लेते थे और वहां पर शासन करते थे। ऐसे में शासन संभालना बड़ा भारी पड़ जाता, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता था। तो इसी को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि यदि वो जहां से जीतते थे तो उस जगह को वो उन राजा को ही छोड़ देते थे, लेकिन उनसे कह दिया जाता था कि हम आपसे मान लीजिए 10 लाख रुपए साल, 20 लाख रुपए साल, इस तरीके से अप्रत्यक्ष, यानी हमें इतना धन चाहिए, आप अपना शासन कीजिए, हमने जीत लिया, अब इतना धन दीजिए, अपना शासन संभालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, ना ही हम आपको में दखलंदाजी करेंगे, ठीक है ना। ये थी अप्रत्यक्ष नीति। अप्रत्यक्ष युद्ध की नीति किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई, ठीक है। सिकंदर रुखसानी यानी दूसरा सिकंदर उपाधि किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की थी। 1299, 1301 और 1305, आपको ये तीनों डेट याद रखनी है, क्योंकि 1299 में गुजरात अभियान किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1301 में मेवाड़ अभियान किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जहां से रानी पद्मावत संबंधित थी। नेक्स्ट हम बात करें 1305 में रणथंबोर, ये भी राजस्थान में पड़ता रणथंबोर, ठीक है ना। तो गुजरात 1299, 1301 मेवाड़ और 1305 में रणथंबोर अभियान किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हम बात करें कि जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, उसका मेन गेट बनवाया है किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे कहा जाता है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है, ठीक है ना। जमात खाना ए मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। हौज खास का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। तो आपको मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी से क्या क्या चीजें याद रखनी है वो समझिए। इसके बचपन का नाम अली गुरसस्प, इसकी उपाधि यामीन उल खिलाफत और सिकंदर रुखसानी। यदि बात करें यामीन उल खिलाफत तो इसका मतलब होता था खलीफा का दाहिना हाथ। यदि बात करें सिकंदर रुखसानी तो इसका मतलब होता था दूसरा सिकंदर, ठीक है ना। बात करें कि सबसे ज्यादा आक्रमण मंगोलों के किसके समय पर हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। नगद वेतन किसने देना शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग व हुलिया प्रथा, मूल्य निर्धारण नीति, मसाहत पद्धति, ठीक है, ये सभी किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। जमात खाना ए मस्जिद और हौज खास, इन सभी का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें मुबारक शाह खिलजी। अगला कौन बना? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा समझिए, मिस्र में आपने चलिए वो मैंने मॉडर्न में आपको पढ़ाया खलीफा के बारे में। तो मिस्र में क्या था? मिस्र में मान लीजिए भारत में मुस्लिम शासक है तो उसे प्रमाणित करने का काम होता था खलीफा का, ठीक है ना। खलीफा प्रमाणित करके देता था कि हाँ आप शासन कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि अलाउद्दीन कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने भी, इल्तुतमिश ने भी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सभी ने प्रमाण हासिल किया था खलीफा से। उल्टा ये व्यक्ति आया मुबारक शाह खिलजी, इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया कि मैं ही खलीफा हूं, अब मेरे को किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं ही खलीफा हूं।
तो सीधी सी बात है अपनी अंत की तरफ जा रहा है, क्योंकि आदमी, ठीक है ना, अति हर चीज की बुरी है। ठीक, शासन तक सीमित रहिए, राजा तक सीमित रहिए, खुद को खलीफा घोषित करेंगे तो सीधी सी बात है जो खलीफा को मानने वाले हैं वो आपके विद्रोह में उतर पड़ेंगे। तो मुबारक शाह खिलजी थे जिन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। इनके समय पर नायब का जो पद था, जो कि कह सकते हैं बहराम शाह के समय आया था नायब का पद, जिसमें प्रथम व्यक्ति थे एक्तगीन, और पूछे अंतिम व्यक्ति कौन थे नायब के पद पर, वो थे खुसरो शाह। तो देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, नायब का पद किसके समय आया? बहराम शाह के समय आया। खत्म किसके समय पर हुआ? मुबारक शाह खिलजी के समय पर हुआ। नायब के पद पर सबसे पहले कौन बैठा? एक्तगीन बैठा। सबसे अंतिम जो था नायब के पद पर वो कौन बैठा? वो खुसरो शाह बैठा। गलती क्या हुई खुसरो शाह की? खुसरो शाह नायब के पद पर बैठ के बोलने लगे कि भैया हम हैं अब राजा, हम हैं अब शासक। किसने? खुसरो शाह ने नायब के पद पर बैठते ही कह दिया कि अब मैं शासक हूं। इसी को देखते हुए एक व्यक्ति आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जो कि पंजाब में थे उस समय पर। उन्होंने कहा भैया रुको जरा, रुको, आप नायब तक ही सीमित थे, राजा बनना और नायब बनना दोनों में बड़ा डिफरेंस है, आप नायब नहीं बन सकते। तो सीधी सी बात है युद्ध होगा। तो आपस में मुठभेड़ हुई और जिसमें जीत किसकी हुई? गयासुद्दीन तुगलक की हुई, और खुसरो शाह को हटा दिया। क्योंकि खुसरो शाह ने खुद को शासक घोषित कर दिया था, इसीलिए किस वंश का अंत हुआ? खिलजी वंश का लगभग अंत हो गया था। ठीक है, खिलजी वंश का अंत होता है और ताकत किसके हाथों में चली गई? गयासुद्दीन तुगलक के हाथों में चली गई। क्योंकि नाम के पीछे तुगलक रहा है तो गयासुद्दीन तुगलक पहले व्यक्ति रहे, इसलिए इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। तो पूछा जाएगा कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना। अमीर खुसरो अंतिम शासक जिनके यहां रहे? गयासुद्दीन तुगलक। टोटल कितने शासकों के समय पर गयासुद्दीन अमीर खुसरो रहे? 7। अंतिम कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, संस्थापक थे किसके? तुगलक वंश के। कहां के गवर्नर थे शासक बनने से पहले? दीपालपुर के गवर्नर थे। ठीक है, उपाधि क्या थी? गाजी मलिक। उपाधि क्या थी? गाजी मलिक। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण सबसे पहले, देखिए सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया? वो थे गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा कराया था, लेकिन सबसे पहले किसने कराया? सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। नेक्स्ट हम बात करें, तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया, जहां पर इसके ही पुत्र जौना खां या फिर कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी मृत्यु कर दी, मार दिया इसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक से संस्थापक था। कहां का गवर्नर था? दीपालपुर का गवर्नर था। उपाधि क्या थी? गाजी मलिक की उपाधि थी। तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था। सबसे पहले नहरें खुदवाने का काम किसने किया? शुरू किया? गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया। ठीक है ना। इसकी हत्या किसने की? इसके ही पुत्र जौना खां ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, खुसरो शाह, देखिए ये जो व्यक्ति थे खुसरो शाह, ठीक है ना, जिन्हें हटाकर गयासुद्दीन तुगलक शासक बने, तो इन खुसरो शाह ने क्या किया? इन्होंने मजे मजे में बहुत ज्यादा जमीनें दान में दे दी। जब जमीनें दान में दे दी तो एक व्यक्ति और थे जिन्हें जमीन दान में दी, वो थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बने और उन्होंने कहा कि जिसको खुसरो शाह ने जमीन दान में दी थी हम उसे वापस लेंगे, निजामुद्दीन औलिया ने देने से मना कर दिया। उस समय पर गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो बंगाल अभियान पर गए हुए थे और उन्होंने कहा था निजामुद्दीन औलिया से भी कि आपको जमीन देनी पड़ेगी जो कि आपको खुसरो शाह ने दान में दी थी। तो उस समय पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुजूर दिल्ली दूरस्थ थी, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। इसका मतलब यह था कि या आप रास्ते में मार दिए जाओगे या फिर आप दिल्ली में घुसते ही उड़ा दिए जाओगे। ऐसा ही हुआ। निजामुद्दीन औलिया ने कान भरे इसके पुत्र जौना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के, और मोहम्मद बिन तुगलक ने हत्या करा दी अपने बाप जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। कहां पर? तुगलकाबाद किले में। ये बंगाल अभियान से लौटे थे और आराम कर रहे थे तुगलकाबाद किले में, और वहीं पर इनकी हत्या करा दी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, जिसे कहा जाता था जौना खां। तो अगला शासक कौन बना? निजामुद्दीन औलिया की सहायता से, वो था मोहम्मद बिन तुगलक।
ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है गयासुद्दीन तुगलक से? संस्थापक था, दीपालपुर का गवर्नर था, उपाधि गाजी मलिक की थी, इसका पुत्र का नाम जौना खां था जिसने हत्या करा दी इसकी, इसने तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था और सबसे पहले नहरें खुदवाई थी। खुसरो शाह ने जो जमीनें दान में दी थी उन्हें वापस लेने का घोषणा की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, जब वो कहां पर थे? बंगाल अभियान पर थे। और निजामुद्दीन औलिया से भी बोला था, निजामुद्दीन औलिया ने एक लाइन कही थी, हुजूर दिल्ली दूरस्थ थी, यानी हुजूर अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, उसके बाद शासक कौन बने? मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा वो था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसका नाम था जौना खां, जिसे मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसकी उपाधि थी अल सुल्तान जिल ए अल्लाह। ठीक है ना, अल सुल्तान जिल ए अल्लाह इसकी उपाधि थी। ये हिंदू, जैन व इस्लाम तीनों धर्म को मानता था और तीनों धर्म के साथ इसके अच्छे संबंध थे, लेकिन इसके अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग इसके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। लेकिन इसने मिस्र से खलीफा को बुलाया था भारत और उसका स्वागत किया था और उसे जमीनें भी दान में दी थी। तो आपसे पूछा जाएगा मिस्र से खलीफा को किसने बुलाया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर व उलेमा वर्ग के साथ अच्छे संबंध किसके नहीं थे? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके समय पर 1333 में एक व्यक्ति आया इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का रहने वाला था और इसकी पुस्तक का नाम रहेला था। ठीक है ना, ये भारत में कितने वर्ष रहा? तो ये भारत में 8 वर्ष रहा और भारत में जब तक रहा किस पद पर रहा? काजी का पद। काजी का पद कहने का मतलब न्यायाधीश। ठीक है ना, न्यायाधीश काजी का पद। ठीक, और बाद में ये 1341 के समय पर ये दूत बनाकर भेज दिया कहां पर? चीन। कौन? इब्न बतूता। तो आपको याद रखना है जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, इसे मनियारों का राजकुमार कहा जाता है, इसकी उपाधि अल सुल्तान जिले अल्लाह है। हिंदू, जैन व इस्लाम धर्मों के साथ इसके अच्छे संबंध थे। इसने खलीफा को दिल्ली बुलाया था और उन्हें जमीनें भी दान में दी थी और अमीर व उलेमा वर्ग के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं थे। 1333 में इब्न बतूता भारत आया था, वो मोरक्को का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम रहेला था। ये भारत में 8 वर्ष रहा और 8 वर्ष काजी के पद यानी न्यायाधीश के पद पर रहा। यदि बात करें उसके बाद ये कहां चला गया, तो 1341 में ये चीन के लिए दूत बनाकर भेज दिया। ठीक है, इसके समय पर बहुत ज्यादा फूटे डलने के कारण ही बहुत ज्यादा अलग अलग साम्राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी हरिहर व बुक्का ने और बहमनी साम्राज्य की नींव रखी हसन गंगू ने। वहीं पर हम देखें कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का करते हैं। इन्होंने हरिहर व बुक्का को पकड़ा, भैया आ जाओ, अब तुमने बहुत ही आतंक काट लिया और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करा दिया। लेकिन उनकी गिरफ्त से छूटे और विद्यारण्य की सहायता से, माधव विद्यारण्य की सहायता से इन्होंने वापस हिंदू धर्म अपनाया और 1336 में क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी वंश आते थे? संगम वंश, तुलुव वंश, सुलुव वंश और अराबिडु वंश। ठीक है, तो संगम वंश, तुलुव वंश, सुलुव वंश, अराबिडु वंश से विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। इस स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने की। वर्तमान विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और पूछा जाएगा कि इस्लाम धर्म कबूल करने का फोर्स किसने किया, फिर कबूल किसने कराया हरिहर व बुक्का को? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसकी मृत्यु कहां पर हुई, तो 1351 में इसकी मृत्यु सिंध के ठट्टा में हुई। ठीक है ना, और एक बदायूनी एक वो थे व्यक्ति, उन्होंने कहा कि राजा को प्रजा से व प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया। कारण क्या था? देखिए, ये इतना ऐसा राजा था, जब इसने राजधानी परिवर्तन किया तो उस समय पर क्या हुआ कि एक तो दक्षिण भारत दौलताबाद राजधानी लेकर जाना था, इतनी दूर पैदल, ना तो डॉक्टरी की सुविधा उस टाइम पर, ठीक है, ना ही बैलगाड़ियां, ज्यादा बैलगाड़ियां थी और क्या था, कुछ नहीं था। लोग भूखे थे, प्यासे थे, ठीक है, जो मरता था वहीं जला दिया जाता था। साथ ही साथ जो बुजुर्ग थे उन्हें गिलोल में लगाकर आगे छोड़ा जा रहा था। बताइए ये कौन सी विधि है? ठीक है, जो बुजुर्ग थे उन्हें गिलोल में लगाया और आगे छोड़ दिया कि वो जल्दी पहुंच जाएंगे, उन्हें पता पड़ी हो किसी पेड़ पर ही अटके पड़े हैं। तो इस बेवकूफी के कारण
मोहम्मद बिन तुगलक को एक तो पागल राजा कहा जाता था, सबसे बड़ी बात। दूसरा, बदायूनी जो थे उन्होंने एक बात कही, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया। यानी एक बोझ ही था मोहम्मद बिन तुगलक, गलती इसकी नहीं थी, इसने जो नीतियां ली वो फ्लॉप रही बस। यदि हिट हो जाती तो ये भी वाह वाह हो जाता, ठीक है ना। अब की बार मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। इनके समय पर सिक्के याद रखने आपको, दीनार जो कि स्वर्ण सिक्के होते थे, यदि बात करें अदली जो कि चांदी के सिक्के होते थे। तो पूछा जाएगा कि दीनार व अदली, यानी दीनार स्वर्ण सिक्के व अदली चांदी के सिक्के किसने चलवाए, तो वो भी था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके स्थापत्य कार्यों की, तो सबसे पहले आदिलाबाद किला, उसके बाद हम बात करें जहांपनाह महल, नेक्स्ट हम बात करें सतपुला इमारत, नेक्स्ट हम बात करें निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। वही निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने कान भरे थे मोहम्मद बिन तुगलक के कि बेटा अपने बाप को मार दो, और अपने बाप को मार दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो वही थे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, जिन्होंने कहा था हुजूर दिल्ली दूरस्थ थी। तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक से चीजें याद रखनी है, जौना खां मनियारों का राजकुमार, अल अल्लाह जिल्ले इलाही, इस्लाम, ठीक है, जैन व हिंदू धर्मों के साथ अच्छे संबंध थे। 1333 में मोहम्मद कह सकते हैं इब्न बतूता भारत आया, जो कि मोरक्को का रहने वाला था। रेहला इसकी पुस्तक का नाम था। 8 वर्ष भारत में रहा, काजी के पद पर रहा। 1341 में दूत बनाकर चीन भेज दिया गया। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर व बुक्का ने किसके समय पर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। ठट्टा में बात करें, बदायूं ने कहा कि राजा को प्रजा से व प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, दीनार जो कि स्वर्ण सिक्के थे, अदली जो कि चांदी के सिक्के थे। नेक्स्ट हम बात करें आदिलाबाद किला, जहांपनाह महल और सतपुरा इमारत, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, इन सभी का निर्माण कराया मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद इनकी आपको 5 योजनाएं याद रखनी जो कि बहुत फेमस हैं, जैसे कि राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330, खुरासान आक्रमण 1333, 1332 से 1333, कराचिल आक्रमण 1333 और दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। फिर से रिपीट करता हूं, इनकी 5 योजनाएं हैं। राजधानी परिवर्तन की, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाई, राजधानी परिवर्तन की दिल्ली से दौलताबाद। उसके बाद बात करें सांकेतिक मुद्रा, इन्होंने तांबे के सिक्कों के मूल्य चांदी व सिक्कों के मूल्य से अधिक कर दिए, बराबर कर दिए, एक तरीके से कह सकते हैं। लोगों ने क्या किया, तांबे के सिक्के इनके आगे फेंकने शुरू कर दिए और चांदी और सोना लेकर जाने लगे और इनका पूरा खजाना खाली हो गया। इनके खजाने में सोने और चांदी की जगह तांबा भर गया, ठीक है ना। ये भी नीति भी फ्लॉप रही। उसके बाद इन्होंने खुरासान पर आक्रमण किया और पता पड़ी वहां पर इनके दोस्त का ही शासन है, वहां से वापस आना पड़ा, पूरी सेना ही खत्म हो गई, ठीक है ना। कराची जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इन्होंने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की और जब दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करके वहां पहुंचे देखने की क्या हाल है, पता पड़ी वहां पर सूखा पड़ रहा है और इन्हें उल्टे रुपए और देने पड़ गए, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। किसकी, फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। इसने जगन्नाथ मंदिर को लूटा, ठीक है ना। खलीफा से 2 बार प्रमाण हासिल किया, हाँ कि मैं राजा हूं। तो आपसे पूछा जाएगा फिरोज शाह तुगलक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। इसने क्या किया, इसने जगन्नाथ मंदिर को लूटा, ठीक है ना, और खलीफा से 2 बार प्रमाण हासिल किया राजा का। इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, ससग्नी और अद्व बिख, ठीक है ना। ससग्नी सिक्के किसने चलाए, फिरोज शाह तुगलक ने चलाई। एकता प्रणाली वंशानुगत कर दी, जो कि किसने शुरू की थी, जो कि इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ठीक है ना। कौन सी, एकता प्रणाली। एकता प्रणाली जो कि इल्तुतमिश ने शुरू की थी, वो फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत कर दी। कैसी कर दी, वंशानुगत कर दी, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, किससे, फिरोज शाह तुगलक से चीजें। नेक्स्ट हम बात करें जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, इनकी एक पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तो आपसे पूछा जाएगा तारीख ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी की है। और जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबारी थे, फिरोज शाह तुगलक के दरबारी थे, ठीक है। बात करें सर्वाधिक नहरें किसने खुदवाई, तो सर्वाधिक नहरें खुदवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और नहरों के लिए ये टैक्स भी लेते थे, जिसे हक ए सर्व कहा जाता था, हक ए सर्व कहा जाता था। तो पूछा जाएगा सर्वाधिक नहरें किसने खुदवाई थी, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। और जो टैक्स लेते थे उसे हक ए सर्व कहा जाता था, जो कि 1/10 होता था। कितना, 1/10 होता था।
नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने कुतुब मीनार और जामा मस्जिद का पुनर्निर्माण यानी उनकी मरम्मत कराई। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने दीवाने खैरात, दारुल सफा, ठीक है ना, दीवाने बंदगान, 3 विभागों की स्थापना कराई। कौन कौन से? सबसे पहला दीवान ए खैरात, दूसरा दारुल सफा और तीसरा दीवान ए बंदगान। इन 3 विभागों की स्थापना किसने कराई? तो वो थे कौन? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर, ठीक है ना, जजिया कर लगा दिया, चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया, हज यात्रा खजाने से देने लगे, राजा के खजाने से, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, ये आपको चीजें याद रखनी है। फिरोज शाह तुगलक से आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, जगन्नाथ मंदिर को लूटा, खलीफा से 2 बार प्रमाण हासिल किया, ससगनी नामक सिक्के चलाए, एकता वंशानुगत कर दी। जियाउद्दीन बर्नी इनके दरबारी थे, जिनकी पुस्तक का नाम तारीख ए फिरोज शाही है। इनके समय सर्वाधिक नहरें खुदवाई गई। नहरों के लिए कर लेते थे जिसे हाके सर्ब कहा जाता था, जो कि 1/10 होता था। इन्होंने कुतुब मीनार व जामा मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया। इन्होंने दीवान ए खैरात, दारुल सफा, दीवान ए बंदगान जैसे विभागों की स्थापना कराई। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर, चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। हज यात्रा खजाने से देनी शुरू कर दी। ये चीजें आपको याद रखनी है फिरोज शाह तुगलक से। नेक्स्ट हम बात करें नासिरुद्दीन महमूद, तो ये अंतिम शासक के तुगलक वंश के। तो आपको याद रखना है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। क्यों था? क्योंकि इनके समय पर तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में दिल्ली में, और किसे शासक बना गया? खिज्र खां को। खिज्र खां को शासक बना गया और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना कर दी। तो आपको याद रखना नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक था तुगलक वंश का, ठीक है। क्यों था? क्योंकि तैमूर ने इसे मार दिया था और 1398 में दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था तैमूर ने, और वहां पर अपना एक नमूना छोड़ गया जिसका नाम था खिज्र खां, और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी, सैयद वंश की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं सैयद वंश पर, ठीक है। साथ के साथ आप बताते चलना वीडियो कैसी लग रही है। ये बहुत, मैं समझता हूं कि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट देने का सबसे बेटर तरीका है, ठीक है। वरना आप समझ सकते हैं 1.5 2 घंटे की क्लासेस होती हैं और बातें भी करते हैं, साथ के साथ वो यही नहीं पता सिलेबस कब खत्म करना है, कब शुरू करना है, वो सब चलता रहता है एग्जाम तक। बच्चे को ये नहीं पता कब सिलेबस खत्म होगा। एक सिलेबस खत्म करना कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में, हाँ हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपने सपोर्ट किया इस वीडियो को, तो आने वाली वीडियो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सभी को हम इसी प्रकार एक एक वीडियो में कवर करेंगे बड़े अच्छे से, ठीक है। ये वीडियो आपको इतना कॉन्फिडेंस देंगे एग्जाम टाइम में, इतना कॉन्फिडेंस देंगी, आप बड़े अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकोगे और एग्जाम टाइम में आपको नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे ही पढ़ के चले जाना, बहुत काफी रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सैयद वंश की। किसने स्थापना की? खिज्र खां ने की। खिज्र खां कौन था? तैमूर ने आक्रमण किया था और नासिरुद्दीन महमूद जो कि अंतिम तुगलक शासक था उसको हटाया था और एक अपना नमूना छोड़ा खिज्र खां। खिज्र खां ने स्थापना की किसकी? सैयद वंश की। बात करें खिज्र खां की तो ये संस्थापक था सैयद वंश का, साथ ही साथ इसकी एक उपाधि थी सैयद ए आला। क्या उपाधि थी? सैयद ए आला। नेक्स्ट राजा आया मुबारक शाह खिलजी, सॉरी मुबारक शाह। इसका एक दरबारी था यामिन बिन सरहिंदी, यामिन बिन सरहिंदी। तो पूछा जाएगा मुबारक शाह किस वंश से था? सैयद वंश से था। इसके दरबारी कौन था? यामिन बिन सरहिंदी। नेक्स्ट हम बात करें, यामिन बिन सरहिंदी की पुस्तक थी तारीख ए मुबारक शाही। आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, मुबारक शाह का दरबारी था तो मुबारक शाही लिखेगा तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। मुबारक शाह का दरबारी था यामिन बिन सरहिंदी, जो कि इसकी पुस्तक का नाम था तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। उसके बाद एक और राजा आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी गद्दी मोहब्बत प्यार में किसको सौंप दी? बहलोल लोदी को सौंप दी, ठीक है ना। किसको सौंप दी? अपनी गद्दी बहलोल लोदी को सौंप दी। आपको याद रखनी है चीज, ठीक है। तो आपको सैयद वंश से याद रखना है खिज्र खां जो कि संस्थापक था सैयद वंश का, इसकी उपाधि थी सैयद ए आला। मुबारक शाह अगले राजा बने जिनका दरबारी था यामिन बिन सरहिंदी, जिसकी पुस्तक का नाम था तारीख ए मुबारक शाही। उसके बाद राजा ए अलाउद्दीन आलम शाह जिन्होंने अपनी गद्दी खुशी खुशी सौंप दी
बहलोल लोदी को। ठीक है ना। अब आते हैं बहलोल लोदी, जिन्होंने गद्दी लेने के बाद एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था लोदी वंश। क्या नाम था? लोदी वंश। तो पूछा जाएगा लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने की। ठीक है ना। प्रथम अफगान मूल था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुलाम वंश हम कवर कर चुके हैं, खिलजी वंश कर लिया, तुगलक वंश कर लिया, सैयद वंश कवर कर दिया हमने। अब लास्ट है हमारा लोदी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। तो आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी। ठीक है। पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा राज करने वाला वंश गुलाम वंश, सबसे कम राज करने वाला वंश खिलजी वंश। इस तरीके को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लोदी वंश की। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है ना। बहलोल लोदी सबसे पहले बहलोली नामक सिक्के चलाए। ठीक है। दूसरा, अफगानों को आमंत्रित किया भारत में। क्यों आमंत्रित किया? क्योंकि अफगानियों की संख्या बढ़े, साथ के साथ उनका वर्चस्व बढ़े। ठीक है ना। तो बहलोल लोदी से आपको याद रखना है, बहलोली सिक्के चलाए और लोदी वंश की स्थापना की। सिकंदर लोदी की बात करें तो गुरुमुखी लिपि में अपनी कविताएं करता था, आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है ना। इनके दरबारी आपको दो याद रखने, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर। ठीक है ना। कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी। इनका एक दरबारी था जमाली कम्बू। किसका? सिकंदर लोदी का। इनने फाजिल लेने पर रोक लगा दी। एक कर था, ठीक है ना, फाजिल, उस पर रोक लगा दी। तो आपको याद रखने हैं, सिकंदर लोदी से गुरुमुखी लिपि में अपनी रचनाएं करता था, आगरा नगर की स्थापना की। मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर इनके दरबारी थे। ठीक है ना। इनका एक और दरबारी था जमाली कम्बू, समकालीन थे, दरबारी नहीं समकालीन थे। ठीक है ना। इनने फाजिल पर रोक लगा दी। उसके बाद आते हैं अंतिम राजा लोदी वंश के, वो थे इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे, ना कि लोदी वंश बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन था? तो वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है ना। 1526 में इनकी लड़ाई होती है किसके साथ? बाबर के साथ, और बाबर से हार जाते हैं, जिसे कहा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो वो थे कौन? इब्राहिम लोदी और बाबर। जीत किसकी हुई? जीत बाबर की हुई। उसके बाद किस वंश की स्थापना हुई? मुगलों की स्थापना हुई, मुगल वंश की स्थापना हुई, जो कि हमारे टॉपिक का हमारे आज के मेडिवल इंडिया का अंतिम टॉपिक है, मुगल वंश। ठीक है। तो आपको लोदी वंश से क्या क्या याद रखना है? बहलोल लोदी ने स्थापना की और बहलोली सिक्के चलाए लोदी वंश में। सिकंदर लोदी से आपको याद रखना, गुरुमुखी लिपि में अपनी रचनाएं करता था, आगरा नगर की स्थापना की। मगर मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर जो थे इनके समकालीन थे। इनका एक दरबारी था जमाली कम्बू, इनने फाजिल पर रोक लगा दी। उसके बाद आए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम राजा थे लोदी वंश के, ना कि लोदी वंश बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा रहे इब्राहिम लोदी। उसके बाद हम बात करें 1526 में एक युद्ध लड़ा गया बाबर के साथ, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर की जीत हुई और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। तो दिल्ली सल्तनत में हमने कौन कौन से राजवंश कंप्लीट कर लिए? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य पर। ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट करते हुए जरूर चलना और बताते चलना कि वीडियो कैसी है। साथ के साथ यदि वीडियो अच्छी रही, सपोर्ट अच्छा करा, तो जल्दी इसकी एंशिएंट इंडिया की कंप्लीट और हम मॉडर्न इंडिया की कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपका एक बार में रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य हम मुगल साम्राज्य से पहले देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुगल साम्राज्य भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और विजयनगर साम्राज्य से भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने आप में एक यूनिक टॉपिक बन जाता है एग्जाम को लेकर, और यहाँ से एक दो बड़े अच्छे राजा देखने को मिलते हैं जिनसे एग्जामों में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पूछ लेगा कि अष्टदिग्गज किस राजा के समय देखने को मिलते हैं, पेदन्न जो थे वो किस राजा के दरबारी थे, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसके राजा के समय को कहा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, एग्जामों में मिलते हैं देखने को। तो उससे पहले मुगल साम्राज्य से पहले हम कवर करेंगे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हमें 4 वंश देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 वंश? संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और अरावीडु वंश।
सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहां से यही बनता है कि इनका क्रम लगाने के लिए सबसे पहला आपको क्रम याद रखना है। क्रम किस प्रकार याद रखना? सबसे पहला संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश और लास्ट में अराबिडु वंश। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे? 4 वंश थे। सबसे पहला वंश संगम वंश था, सबसे अंतिम वंश कौन सा था? तो वो था अराबिडु वंश। मुख्य रूप से 4 आपको याद रखने हैं, ठीक है। यदि बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना की गई थी हरिहर व बुक्का के द्वारा। हरिहर व बुक्का के द्वारा 1328 के करीब में मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर व बुक्का को पकड़वा के इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करा दिया, लेकिन ये वहां से भाग निकले और माधव विद्यारण्य की सहायता से इन्होंने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। यदि बात करें 1326 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। उससे पहले ये वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे। यानी काकतीय वंश के सामंत का मतलब है कि इनसे पहले जहां पर विजयनगर साम्राज्य है वहां पर किसका शासन था? उससे पहले वहां पर वारंगल के काकतीय वंश का शासन था, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि हरिहर व बुक्का या फिर विजयनगर साम्राज्य किसका सामंत थे? तो विजयनगर साम्राज्य के लोग किसके सामंत थे? वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंतर्गत हमें कितने वंश देखने को मिलते हैं? तो 4 वंश, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश और अराबिडु वंश, ठीक है ना। सबसे पहला संगम वंश और अंतिम अराबिडु वंश। यदि बात करें संगम वंश की, तो संगम वंश में सबसे पहले आपको राजा याद रखने, वो है हरिहर प्रथम। कौन? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के समय आपको याद रखना है, इन्होंने द्वार पार के समुद्रों को हराकर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। वर्तमान में विजयनगर साम्राज्य की पहचान कर्नाटक के हम्पी से होती है, जबकि द्वारबार के समुद्र जो थे उनकी पहचान वर्तमान में कर्नाटक के हेलीबिट से होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। और उसके बाद आपको याद रखना है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के समय पर संघर्ष देखने को मिलता है बहमनी साम्राज्य और दूसरा किसके? विजयनगर साम्राज्य के बीच। मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष देखने को मिलता है किसके समय पर? बुक्का प्रथम के समय पर। बहमनी साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो वो था हसन गंगू। इनके बीच संघर्ष का कारण क्या था? इनके बीच संघर्ष का कारण था कृष्णा व तुंगभद्रा नदी का दोआब क्षेत्र, ठीक है ना। दोआब क्षेत्र अधिकतर खाद्यान्न की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पता है जीवन यापन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? खाद्यान्न इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सीधी सी बात है संघर्ष होगा। तो आपको याद रखना है बुक्का प्रथम के समय पर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। कारण क्या था? कारण था तुंगभद्रा व कृष्णा नदी का दोआब क्षेत्र को लेकर। इसी कृष्णा नदी व तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र को लेकर इससे पहले किसमें संघर्ष हुआ था? चालुक्य और पल्लवों में भी संघर्ष हुआ था। तो आपको 2 याद रखने हैं, कृष्णा व तुंगभद्रा को लेकर किस किस में संघर्ष हुआ? तो सबसे पहले तो चालुक्य पल्लवों में हुआ था, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है। यदि बात करें बुक्का प्रथम की, आपको याद रखनी है उपाधि, तो इनकी उपाधि आपको याद रखनी है, वो थी देवमार्ग प्रतिष्ठापक। देवमार्ग प्रतिष्ठापक इनकी उपाधि थी, ठीक है। इनके पुत्र का नाम था कुमार कंपन और इन्होंने मदुरई विजय किया था, मदुरई को विजय किया था। इसीलिए कुमार कंपन की पत्नी जिनका नाम था गंगा देवी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मदुरई विजयम। मदुरई विजयम। तो आपको याद रखना है कि मदुरई विजयम पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है गंगा देवी, जो कि पत्नी थी किसकी? कुमार कंपन की। और कुमार कंपन पुत्र थे किसके? बुक्का प्रथम के। और बुक्का प्रथम की उपाधि थी देवमार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है ना। बुक्का प्रथम के समय पर ही विजयनगर व बहमनी साम्राज्य में हमें संघर्ष देखने को मिलता है। किसके कारण? कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र को लेकर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो वो है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने बहमनी साम्राज्य को हराकर उनसे गोवा को छीना और विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया। तो हरिहर द्वितीय को लेकर आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इन्होंने बहमनी साम्राज्य को हराया और उनसे गोवा वाले क्षेत्र को छीना और विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद आते हैं एक और राजा जिनका नाम है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम, ठीक है। देवराय प्रथम। देवराय प्रथम से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो समझिए। देखिए, तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध का निर्माण कराया, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तुंगभद्रा नदी, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उस पर हरिद्रा बांध का निर्माण किसने कराया था? तो वो थे देवराय प्रथम,
ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना देवराय प्रथम से कि इनकी सेना में सबसे पहले मुस्लिम भर्ती देखने को मिलती है, यानी मुस्लिमों का भी पद देखने को मिलता है देवराय प्रथम की सेना में, क्योंकि हिंदू राजा थे और पुर्तगाली भी देखने को मिलते हैं और मुस्लिम भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा पुर्तगाली व मुस्लिम किस हिंदू राजा की सेना में देखने को मिलते हैं, तो आपको याद रखना है वो थे देवराय प्रथम, जो कि विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय की आपको सबसे पहले दो उपाधियां याद रखनी है। दो उपाधियां कौन कौन सी हैं? पहली है इमाड़ी देवराय, ठीक है, और दूसरी है गजबेतकार। दो उपाधि आपको याद रखनी है देवराय द्वितीय की। उसके बाद आपको याद रखना है कि इन्होंने श्रीलंका को विजय किया था। किसने? देवराय द्वितीय ने। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि इनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था श्रीनाथ। क्या नाम था? श्रीनाथ। ठीक है, श्रीनाथ की पुस्तक कौन सी है? तो श्रीनाथ की पुस्तक है हरविलासम। हरविलासम, ठीक है। और देवराय द्वितीय के समय पर ही हजारा मंदिर का निर्माण देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है देवराय द्वितीय के समय पर ही कह सकते हैं मुस्लिमों की मस्जिद निर्माण का भी काम देखने को मिलता है, यानी मुस्लिमों का इनके समय पर अच्छा कह सकते हैं एक अच्छी कंडीशन थी, क्योंकि इनकी सेना में भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इनके समय पर मस्जिद निर्माण भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है देवराय द्वितीय को लेकर। नेक्स्ट हम बात करें वो है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के समय पर आपको एक चीनी यात्री याद रखने, महुआन। ठीक है ना, महुआन चीनी यात्री किसके समय पर भारत आया? तो वो था कौन? मल्लिकार्जुन, जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक राजा था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत भी बात करें तो संगम वंश का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष संगम वंश का अंतिम राजा था। संगम वंश का अंतिम राजा था विरूपाक्ष। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है संगम वंश को लेकर वो समझिए। सबसे पहले हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे, यानी उनसे पहले किसका शासन था? वारंगल के काकतीय वंशों का। उसके बाद आपको 5 वंश याद रखने, संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु। बात करें संगम वंश की, सबसे पहले राजा आपको याद रखने हरिहर प्रथम। इसने द्वार समुद्र के होयसल को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, बुक्का प्रथम की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष देखने को मिलता है बुक्का प्रथम के समय पर। कारण क्या था? कारण था तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का दोआब क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करें इनकी उपाधि, तो इनकी उपाधि थी देवमार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, इनके पुत्र का नाम कुमार कंपन था। एक पुस्तक देखने को मिलती है मदुरई विजयम, जिसकी लेखिका हैं गंगा देवी, जो कि पत्नी थी कुमार कंपन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरिहर द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय ने बहमनी साम्राज्य को हराकर उनसे गोवा छीना और विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसको लेकर? देवराय प्रथम को लेकर। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है देवराय प्रथम को लेकर इनके समय पर सेना में मुस्लिम सैनिक देखने को मिलते हैं। देवराय द्वितीय की बात करें तो इनकी दो उपाधियां हैं, इमाड़ी देवराय और गजबेतकार। इनके समय पर श्रीलंका को विजय किया गया था। इनके दरबारी हैं श्रीनाथ, जिनकी पुस्तक है हरविलासम। ठीक है, इनके समय पर हजारा मंदिर का निर्माण भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन के समय पर एक चीनी यात्री महुआन आया था भारत। उसके बाद हम बात करें विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष संगम वंश का अंतिम राजा था, विजयनगर साम्राज्य का नहीं, संगम वंश का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सुलुभ वंश। तो आपको केवल सुलुभ वंश से एक याद रखना है कि सुलुभ वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? नरसिंह सुलुभ। ठीक है ना, नरसिंह सुलुभ वंश के संस्थापक थे। ठीक है, हमने संगम वंश कंप्लीट कर लिया। सुलुभ वंश से आपको याद रखना है कि सुलुभ वंश के संस्थापक थे नरसिंह सुलुभ। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुलुभ वंश। तो तुलुभ वंश के संस्थापक थे वे थे वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह संस्थापक थे किसके? तुलुभ वंश के। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय सबसे महत्वपूर्ण राजा से तुलुभ वंश के साथ पूरे विजयनगर साम्राज्य के। पूछा सबसे ज्यादा प्रतापी राजा विजयनगर साम्राज्य का कौन था? तो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा यदि कोई था विजयनगर साम्राज्य का तो वो थे कृष्णदेवराय। बात करें कृष्णदेवराय की, सबसे महानतम शासक, सबसे महानतम राजा थे पूरे विजयनगर साम्राज्य के। इनकी उपाधियों की बात करें तो यवन स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह इनकी उपाधियां हैं। तो उपाधियां आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। कौन कौन सी? यवन स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। किसकी उपाधियां हैं? कृष्णदेवराय की उपाधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो तेलुगु।
किसके? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय के समय को कहा जाता है, क्योंकि इनके समय पर अष्टदिग्गज देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति पेदन्य थे, ठीक है ना, पेदन्य थे, जिनकी एक पुस्तक है मनुचरित्र के नाम से, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है कृष्णदेवराय के समय को। इनकी एक पुस्तक है, किसकी? कृष्णदेवराय की, अमुक्तमाल्यदा, ठीक है। इनके समय पर अष्टदिग्गज देखने को मिलते हैं, जो एक विद्वान और थे जिनका नाम था पेदन्य, जिनकी पुस्तक है मनुचरित्र। ये चीजें आपको याद रखनी है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, इन्होंने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। इससे पहले विवाह कर लगता था, उसको समाप्त किसने किया? कृष्णदेवराय ने किया। और वो कौन थे? वो तुलुव वंश के राजा थे और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? नेक्स्ट हम बात करें अच्युत राय की। तो एक तो पुर्तगाली इनके समय पर आया था नूनिज, ठीक है ना, नूनिज पुर्तगाली आया था किसके समय पर? ठीक, नूनिज पुर्तगाली आया था। नेक्स्ट हम बात करें सदाशिव की। तो सदाशिव के समय पर 1565 में तालीकोटा का युद्ध देखने को मिलता है। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध देखने को मिलता है किसके समय पर? सदाशिव के समय पर। किस किस के बीच हुआ था? चार वंश कह सकते हैं, चार वंश ही समझ लीजिए, और एक था विजयनगर साम्राज्य। चार वंश कौन कौन से थे? वो चार वंश थे बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, ठीक है। किस किस के समय पर तालीकोटा का युद्ध देखने को मिलता है? तो वो थे कौन? सदाशिव 1565 में इनके समय पर देखने को मिलता है। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। और इसमें किस किस के बीच युद्ध हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और चार वंश। वो चार वंश कौन कौन से थे? बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट अराविडु वंश की। तो अराविडु वंश में सबसे पहले राजा रहे तिरुमल, उसके बाद रंग, उसके बाद वेंकट, उसके बाद रंगद्वितीय। यदि बात करें रंगद्वितीय की, तो रंगद्वितीय अराविडु वंश के अंतिम राजा के साथ साथ पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजा थे। देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश अराविडु वंश, विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला राजा हरिहर प्रथम, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम राजा रंगद्वितीय, अराविडु वंश का अंतिम राजा रंगद्वितीय। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। रंगद्वितीय कौन थे? अंतिम राजा थे संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य और अराविडु वंश के, क्योंकि अराविडु वंश सबसे अंतिम वंश था विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है ना। अंतिम राजवंश था अराविडु वंश, ठीक है ना। और आपको एक और चीज याद रखनी, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी, ठीक है। तो ये था हमारा विजयनगर साम्राज्य, जिसके अंतर्गत हमने चार वंश देखे, संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश, ठीक है। बड़े अच्छे से कवर किया हमने और आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक बार हम किसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार हम अराविडु वंश को देख लेते हैं। अराविडु वंश में तिरुमल पहले राजा, उसके बाद रंग, उसके बाद वेंकट, उसके बाद रंगद्वितीय। रंगद्वितीय न केवल अराविडु वंश के बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजा थे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की अंतिम राजवंश अराविडु वंश था, ठीक है ना। और बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो वो थे हसन गंगू, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य के बाद हम आज की इस क्लास को रोकेंगे। आपके मेडिवल इंडिया कह सकते हैं हम मुगल काल तक ही सीमित है। उसके बाद जो आगे वाला पोर्शन है वो मैं पढ़ा चुका हूं। आगे वाला पोर्शन जो है मुगल, उत्तर मुगल काल का, वो मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये हमारी कंप्लीट मास्टर वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने पूरे मध्यकालीन भारत को देखा है, ठीक है। और इसी प्रकार यदि वीडियो आपका सपोर्ट सही रहा तो इसके बाद हम कवर करेंगे एंशिएंट और उसके बाद मॉडर्न। आपकी हिस्ट्री इसी प्रकार 3 वीडियो में कवर हो जाएगी और एग्जाम टाइम में आपका सबसे बढ़िया रिवीजन होगा। एग्जाम टाइम में क्या होगा, देखिए एग्जाम टाइम आता है जब किताबें पलटने में बड़ा दिमाग खराब होता है, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, कौन सी चीज़ सेलेक्टेड है। तो उस टाइम पर यदि ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि सेलेक्टेड हो, साथ के साथ आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करे, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगी जब एग्जाम आएगा। तो उसी के लिए इसे बचा कर रखें और इसे 1-2 बार तो आप देख लें, साथ के साथ एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, साथ के साथ एक कॉन्फिडेंस डेवलप रहे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोधी के बारे में। इब्राहिम लोधी को हरा दिया किसने? बाबर ने। कौन से युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक है। 1526 में हरा दिया था किसे? बाबर को, ठीक है। आइए सबसे पहले बाबर पर बात करते हैं। तो बाबर का जन्म कहां हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था फरगना में इनका जन्म हुआ था। बात करें हम इनके पिता का नाम क्या था? तो मिर्जा उमर शेख इनके पिता का नाम था,
मिर्जा उमर शेख इनके पिता का नाम था, जो कि एक तुर्क थे। आपको पता है अलब्तगीन सुबक्तगीन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? सुबक्तगीन ने किया। तो कौन थे? मिर्जा उमर शेख एक तुर्क थे, ठीक है ना। बात करें इनकी मम्मी कौन थी, यानी माता कौन थी? वो थी कुतलुग निगार, ठीक है ना, जो कि कौन थी? एक मंगोल थी। इनके नाम पर ही, इनके माँ के नाम पर ही इनके साम्राज्य का नाम मुगल साम्राज्य पड़ा, ठीक है। माँ कौन थी? मंगोल थी, इसीलिए इनका साम्राज्य का नाम मुगल साम्राज्य पड़ा, ठीक है। 1483 में इनका जन्म हुआ था और 1494 में 11 साल बाद ये राजा बन गए थे, केवल 11 साल की उम्र में। तो आपको याद रखना है 11 वर्ष में फर्क ना के राजा बन गए थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। और आपको याद रखना है लगभग इन्होंने, लगभग या हम कह सकते हैं 1510 से 1515 के बीच में इन्होंने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आगे बात करते हैं। अली और मुस्तफा किसके तोपची थे? ये पूछा जाएगा। अली और मुस्तफा किसके तोपची थे? तो बाबर के तोपची थे। कौन? अली और मुस्तफा। पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया, मतलब तोपों का प्रयोग किसने किया, बारूद का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो वो था कौन? बाबर। पूछा जाएगा तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया भारत में? तो वो था बाबर, ठीक है। पूछा जाएगा कि अली और मुस्तफा किसके तोपची थे? तो वो थे बाबर के। नेक्स्ट हम बात करें, अली और मुस्तफा की मदद से तोपखाना खुलवाया किसने? बाबर ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तुलगमा युद्ध पद्धति किसकी थी? बाबर की थी। तोपखाने का प्रथम प्रयोग भीरा के किले को जीतने के लिए किया। पंजाब के सिंध प्रांत में पड़ता भीरा का किला, उसे जीतने के लिए किया बाबर ने प्रथम तोपखाने का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1525 में इसने किसको जीता? पंजाब को जीता। और जीतने के बाद खुली चुनौती दे दी, आ जाओ बेटा रणभूमि में आ जाओ इब्राहिम लोदी, अब आपका साम्राज्य खत्म, अब एक और राजा बनेगा, जो काबिल है वो राजा बनेगा, ठीक है। तो वही हुआ 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर ने और मुगल साम्राज्य की नींव रखी किसके नाम पर? अपनी मां कुतुलुग निगार, जो कि एक मंगोल थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। 1526 में हमें देखने को मिलता पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में देखने को मिलता है बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, ठीक है। जब इब्राहिम लोदी से ये बाबर प्रथम युद्ध जीते थे पानीपत का, तो इन्होंने चांदी के सिक्के काबुल में बांटे थे और कलंदर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। यदि बात करें खानवा के युद्ध में, तो इन्होंने जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी, और जो मुस्लिम थे उनसे एक कर हटाया था, अल तगमा नाम का एक कर हटा दिया था, ठीक है। तो इसमें जीत किसकी हुई? बाबर की हुई। उसके बाद 1528 में एक युद्ध देखने को मिलता है बाबर और मेदिनी राय के बीच, चंदेरी का युद्ध। इसमें भी किसकी जीत हुई? इसमें भी बाबर की जीत हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं घाघरा का युद्ध 1529 में देखने को मिलता है बाबर और अफगानों के बीच। इसमें भी जीत किसकी हुई? तो इसमें भी जीत बाबर की हुई। उसके बाद में बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। कहां पर? लाहौर में, ठीक है। तो आपको बाबर से संबंधित कौन कौन सी चीजें याद रखनी है वो समझिए। पापा का नाम क्या था इनके का? मिर्जा उमर शेख। जन्म क्या कहां हुआ था? फरगना में हुआ था। माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार, जो कि एक मंगोल थी, पिता एक तुर्क थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इनका वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसके बाद हम बात करें इनके तोपची के नाम क्या था? अली और मुस्तफा था। इन्होंने सबसे पहले तोपों का प्रयोग कहां पर किया? भीरा के किले पंजाब सिंध प्रांत पे किया। सबसे पहले बात करें तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। बात करें सबसे पहले तोपों का प्रयोग भारत में किसने किया? बाबर ने किया। बारूद का अच्छे तरीके से प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पंजाब को कब जीता? तो 1525 में पंजाब को जीता बाबर ने। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध देखने को मिलता है। चारों बाबर के द्वारा जीते गए थे। कलंदर की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने धारण की, ठीक है ना। गाजी की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने धारण की, ठीक है ना। जिहाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? बाबर ने दिया, ठीक। और अल तगमा कर किसने हटाया मुस्लिमों से? बाबर ने हटाया, ठीक। 1530 में किसकी मृत्यु हुई? बाबर की मृत्यु हुई। कहां पर हुई? लाहौर में हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी एक पुस्तक का नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। किसकी पुस्तक का नाम है? वो है बाबर की पुस्तक का नाम, ठीक है ना।
हाँ, और इसका आपको याद रखना, तुझको बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो वो है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना। जबकि बाबर ने इसे तुर्क भाषा में लिखा था, तुर्की में लिखा था बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुझुके बाबरी, जिसे फारसी में अनुवाद किया है किसने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट हम बात करें इनकी कृति संग्रह, यानी जो ये अपनी रचनाएं करते थे, अपनी कविताएं लिखते थे, उस संग्रह को क्या कहा जाता था, तो उस संग्रह को दीवान कहा जाता था। क्या, दीवान कहा जाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, चलो यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुमायूं पर। किस पर, हुमायूं पर। हुमायूं किसका पुत्र रहा, बाबर का पुत्र रहा, ठीक है, बाबर का पुत्र रहा। इसका वास्तविक नाम क्या था, नासिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, सॉरी नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं किसका नाम था, हुमायूं का वास्तविक नाम, ठीक है। इन्होंने चुनार के किले को घेरे हुए था एक तरफ से, लेकिन इनके भाई थे, उन्होंने आगरा में विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण वो उसे छोड़कर आगरा में विद्रोह दबाने के लिए आ रहे थे। पीछे से शेर खान ने, यानी शेरशाह सूरी ने इन पर आक्रमण कर दिया, जिसे चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें जीत किसकी हुई, शेरशाह सूरी की हुई, ठीक है। लेकिन इनका साम्राज्य फिर भी खत्म नहीं हुआ, अगले वर्ष ही फिर से अटैक किया शेरशाह सूरी ने। किस पर अटैक किया, हुमायूं पर अटैक किया, जिसे 1540 के बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा 1539 और 1540 के चौसा और बिलग्राम के युद्ध किस किस के बीच हुए, तो वो तो हुमायूं और शेर खान यानी शेरशाह सूरी के बीच हुए। 1540 में हार जाता है हुमायूं और भाग जाता है कहां पर, फारस, ईरान की तरफ भाग जाता है, और स्थापना हो जाती है सूरवंश की। सूरवंश की स्थापना किसने की, शेरशाह सूरी ने की। पूछा जाएगा शेर खान की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की, शेरशाह सूरी ने शेर खान की उपाधि 1539 के चौसा के युद्ध के बाद धारण की, ठीक है। उसके बाद सूरवंश स्थापित हो जाता है, और सूरवंश की स्थापना किसने की, शेरशाह सूरी ने की। बात करें शेरशाह सूरी की, इनके बचपन का नाम क्या था, फरीद था, फरीद इनके बचपन का नाम था, ठीक है ना। कौन था ये, अफगान था, ठीक है ना। 1531 में इसने चुनार का किला जीता था, 1531 में चुनार का किला जीता था, जिसकी घेराबंदी के लिए कौन आ गए थे, हुमायूं आ गया था, और हुमायूं को हरा दिया था 1539 के किसके युद्ध में, चौसा के युद्ध में, ठीक है। इसने 3 मुद्राएं चलाई, कौन कौन सी, असरफी, रुपया और दाम। बात करें असरफी की तो सोने की मुद्रा थी, बात करें रुपया की तो चांदी की मुद्रा थी, बात करें दाम तो दाम तांबे की मुद्रा थी, ठीक है। इन्होंने ही जीटी रोड का निर्माण कराया था, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। ये जीटी रोड नाम दिया था चार्ल्स ऑकलैंड ने, ठीक है। इन्होंने एक रोड का निर्माण कराया जिसे चार्ल्स ऑकलैंड ने नाम दिया जीटी रोड, जिसे वर्तमान में हम NH1 और NH2 के नाम से जानते हैं। इन्होंने रोहतांगगढ़ के किले को जीता, रोहतांगगढ़ के किले को किसने जीता, शेरशाह सूरी ने जीता। इन्होंने पटना नगर की स्थापना की, ठीक है ना, पटना नगर की स्थापना की। 1545 में कालिंजर का किला जीतने के लिए गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मकबरा कहां पर है, तो इनका मकबरा सासाराम में है, ठीक है। यदि बात करें इनकी उपाधियां, तो सुल्तान अल अदल, हजरत ए आला, सुल्तान अल अदल और हजरत ए आला किसकी उपाधि है, शेरशाह सूरी की उपाधि है। सिकंदर शाह सूर इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, किसका, सूरवंश का। फिर से रिपीट करता हूं, देखिए हुमायूं को 1540 के बिलग्राम के युद्ध में हरा देता है कौन, शेरशाह सूरी, और सूरवंश की स्थापना करता है। यदि बात करें शेरशाह सूरी की, तो बचपन का नाम था फरीद, एक अफगान था। 1531 में चुनार का किला जीता, 67 वर्ष की आयु में राजा बना, पटना नगर की स्थापना की, रोहतांगगढ़ का किला जीता, ठीक है। यदि बात करें कि शेर खान की उपाधि कब धारण की, 1539 के चौसा के युद्ध में धारण की। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने जीटी रोड का निर्माण कराया। इन्होंने 3 मुद्राएं चलाई, कौन कौन सी, असरफी, रुपया और दाम। असरफी की बात करें तो सोने की मुद्रा, रुपया की बात करें चांदी की मुद्रा, दाम की बात करें तांबे की मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने 1545 में कालिंजर का किला जीतने के लिए निकले थे और वहां इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इनका मकबरा, सासाराम में इनका मकबरा है। इनकी 2 उपाधियां हैं, सुल्तान उल अदल और हजरत ए आला। नेक्स्ट हम बात करें इनकी मृत्यु, तो आपको याद रखनी सासाराम में मकबरा है। और इस वंश का, सूरवंश का अंतिम राजा कौन था, सिकंदर शाह सूर। सिकंदर शाह सूर से 2 युद्ध देखने को मिलते हैं, किसके, हुमायूं के। हुमायूं के 2 युद्ध देखने को मिलते हैं।
1555 का मच्छीवाड़ा का युद्ध और 1555 का सरहिंद का युद्ध। तो आपको याद रखना है, फिर से मुगल काल स्थापित हो गया, फिर से मुगल आ गए। किसके बाद? सिकंदर शाह सूर के बाद। तो पूछा जाएगा कि सिकंदर शाह सूर को किसने हराया था? तो हुमायूं ने हराया था। फिर से वापस आया हुमायूं, ठीक है ना। किस युद्ध में हराया था? सरहिंद के युद्ध में भी हराया था, मच्छीवाड़ा के युद्ध में भी हराया था। पूछा जाएगा कि मुगल काल की पुनः स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो वो था सरहिंद का युद्ध 1555, ठीक है। तो आपको यहां से देखिए कितने युद्ध तैयार हुए, 1 2 3 4, ठीक है ना, और 5 6 7 8, आपके 8 युद्ध यहां से तैयार होते हैं, ठीक। उसके बाद दोबारा से मुगल काल की स्थापना हुई और हुमायूं राजा बन गया। लेकिन अगले ही वर्ष दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मर गया। कौन? हुमायूं मर गया। और एक लेखक थे लेनपुल, या फिर शायद लेनपुल ही थे, उन्होंने कहा था कि लुढ़कते लुढ़कते राजा बना और लुढ़कते लुढ़कते मर गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि दीन पनाह सिड्डी से गिरकर मरा था और उससे पहले भी भागता ही रहा था, कभी अपने भाइयों की वजह से तो कभी शेरशाह सूरी की वजह से, ठीक। तो आपको याद रखना है। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम इनकी एक पुस्तक लिखती है, इनकी जीवनी लिखती है, जिसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, ठीक है ना। लड़खड़ाते हुए पैदा हुआ, लड़खड़ाते हुए मर गया। किसने कहा? लेनपुल ने कहा। तो आपको यहां से मुख्य रूप से क्या क्या चीजें याद रखनी है? 1555 के मच्छीवाड़ा और 1555 के सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूर को हराकर सूरवंश का अंत किया। किसने? वो थे हुमायूं। और लेकिन अगले ही वर्ष दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा इनकी पुस्तक लिखी है। और एक व्यक्ति रहे लेनपुल, जिन्होंने कहा है ये लड़खड़ाते हुए पैदा हुआ था और लड़खड़ाते हुए मर गया, ठीक है। तो हुमायूं से संबंधित आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर पर। तो अकबर का आपको याद रखना है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका बचपन का नाम था। बात करें इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म 1542 में अमरकोट के किले में हुआ था। दिन कौन सा था? दिन रविवार था। तो आपको याद रखना है कौन से दिन हुआ था? रविवार के दिन हुआ था। कारण ये है कि अगले राजा जहांगीर जो हैं वो रविवार और बृहस्पति के दिन मदिरापान पर प्रतिबंध लगा देंगे, क्योंकि रविवार के दिन जन्म हुआ था अकबर का और बृहस्पति के दिन ये खुद राजा बने थे। तो आपको ये याद रखना है कि अकबर का जन्म कहां हुआ था? 1542 में अमरकोट के किले में हुआ था, सिंध प्रांत में, ठीक है ना। किस दिन हुआ था? रविवार को हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था या वास्तविक नाम तो क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध देखने को मिलता है। किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जीत किसकी हुई? जिसमें जीत अकबर की हुई। 1572 में गुजरात अभियान देखने को मिलता है, जिसमें फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया अकबर के द्वारा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बचपन का नाम था। 1542 अमरकोट में के किले में इनका जन्म हुआ था, दिन रविवार था। 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें अकबर की जीत हुई और ये युद्ध अकबर व हेमू के बीच देखने को मिलता है, ठीक है ना। 1572 में गुजरात अभियान किया और गुजरात अभियान विजय होने के बाद उसकी खुशी में फतेहपुर सीकरी निर्माण कराया। उसके बाद हम बात करते हैं 1562 में, तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1563 की बात करें तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 की बात करें तो जजिया कर को समाप्त किया। 1575 की बात करें तो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में खोला। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में खोला गया अकबर के द्वारा। 1575 की बात करें तो इबादत खाना और 1579 की बात करें तो मजहरनामे की घोषणा की, ठीक है। 1582 की बात करें तो दीन ए इलाही शुरू किया, ठीक है ना। मदिरा पान सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और विधवा पुनर्विवाह शुरू किया। 1583 में इलाही संबंध की स्थापना की और मनसब प्रथा शुरू की अकबर के द्वारा। तो अकबर से महत्वपूर्ण चीजें आपको क्या क्या याद रखनी है वो समझिए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बचपन का नाम, 1542 अमरकोट के किले में जन्म, रविवार के दिन, 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध जो कि अकबर हेमू के बीच हुआ, जिसमें हेमू अकबर की जीत हुई। 1572 में गुजरात अभियान किया, जिसकी खुशी में फतेहपुर सीकरी की बसाया। 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया, 1575 में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में खोला, 1579 में मजहरनामे की घोषणा की, 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की, मदिरा पान पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है ना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और विधवा पुनर्विवाह शुरू किया। 1583 में इलाही संबंध की शुरुआत की और मनसब प्रथा शुरुआत की।
मनसब क्या होता था, मनसब एक प्रकार से वैल्यू होती थी। मान लिया आपको 10 रुपए का मनसब मिला, आपकी वैल्यू 10 रुपए, किसी को 100 रुपए का मनसब मिला, उसकी वैल्यू 100 रुपए, ठीक है ना, उनकी वैल्यू होती थी, किसी को कितने रुपए का मनसब दिया जा रहा है। पूछा जाए मनसब कितनी श्रेणियों में विभाजित था, 33 श्रेणियों में विभाजित था। जैसे कि आज की नौकरी होती है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उसी तरीके से मनसब कितनी श्रेणियों में विभाजित था, 33 श्रेणियों में विभाजित था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इनके नवरत्न आपको याद रखने कौन कौन से हैं। सबसे पहला मानसिंह, बीरबल, ठीक है ना, मानसिंह, बीरबल, तानसेन, ठीक है, मानसिंह, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। ये आपको नवरत्न याद रखने किसके, अकबर के। कौन कौन से, तानसेन, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। ये आपको नवरत्न याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इनके स्थापत्य की, तो आगरा, इलाहाबाद, लाहौर का किला का निर्माण कराया किसने, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी नगर किसने बसाया, अकबर ने। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया, अकबर ने। तो ये चीजें आपको याद रखनी है अकबर को लेकर। उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी। छोटा लिख रहा है लेकिन आपको सुनना है, ठीक है। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे नोट कर सकें। चलिए जी, फिर से शुरू करते हैं जहांगीर को लेकर, ठीक है। देखिए हमारा अकबर तक खत्म हुआ, एक बार हम रिवीजन करेंगे पूरे किसका, मुगल साम्राज्य का। उससे पहले आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम किसको लेकर, जहांगीर को लेकर। देखिए जहांगीर, इसके नाम याद रखने, सलीम और शेखू बाबा, सलीम और शेखू बाबा। पापा का नाम क्या रहा, अकबर, ठीक है ना। माँ कौन थी, जोधाबाई, मरियम उज्जमानी या फिर हरकाबाई भी कहते थे। पत्नी की बात करें तो मानबाई, जगत गोसाई, नूरजहां, अनारकली। सारी खूबसूरती किसके पास थी, सारी खूबसूरती जहांगीर के पास थी, ठीक है। सारी खूबसूरती कौन लेके मरा, जहांगीर लेके मरा। बाकी सारे मुगल जी हम राजा वाली स्थिति रही। चलिए, तो पत्नी पत्नी कितनी थी, मुख्य रूप से पत्नी मुख्य रूप से थी, पता ना कितनी थी उसने। मुख्य रूप से पत्नियां जो थी आपको याद रखनी 4, मानबाई, जगत गोसाई, नूरजहां और अनारकली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, विलियम हॉकिंस और टॉमस रो किसके दरबार में आए, जहांगीर के दरबार में आए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इसने निसार नामक सिक्के चलाए। कौन से, निसार नामक सिक्के चलाए। बात करें सूरदास किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है ना। चित्रकारी का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, जहांगीर के समय को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। इसके समय पर सबसे बढ़िया चित्रकार कौन था, उस्ताद मंसूर था। नेक्स्ट हम बात करें इनके स्थापत्य की, तो शालीमार बाग, निशांत बाग, दिलकुशा बाग का निर्माण किसने कराया, तो वो कौन था, जहांगीर था। पूछा जाए अनारकली, ठीक है ना, अनारकली, नूरजहां के मकबरे का निर्माण किसने कराया, तो वो भी था जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर से आपको क्या क्या याद रखना है वो समझिए। इसके नाम था सलीम और शेखू बाबा, सबसे पहली चीज। माँ कौन थी, माँ थी जोधाबाई, या फिर कह सकते हैं जगत गोसाई, या फिर कह सकते हैं हम हरखाबाई। यदि बात करें पत्नी की, तो पत्नी थी मानबाई, जगत गोसाई, ठीक है ना, नूरजहां और अनारकली, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें विलियम हॉकिंस और टॉमस रो किसके दरबार में आए, हाँ जहांगीर के दरबार में आए। इन्होंने निसार नामक सिक्के चलाए। और सूरदास किसके समकालीन थे, तो सूरदास जहांगीर के समकालीन थे। चित्रकारी का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, जहांगीर के समय को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। सबसे मशहूर चित्रकार कौन था, उस्ताद मंसूर सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। इनके स्थापत्य की बात करें, शालीमार बाग, निशांत बाग, दिलकुशा बाग और जी अनारकली का मकबरा, नूरजहां का मकबरा जो कि लाहौर में है, इनका निर्माण किसने कराया, जहांगीर ने कराया, ठीक है। जगत गोसाई पत्नी थी किसकी, जहांगीर की, ठीक है ना। जोधाबाई, हरकाबाई, ये कौन थी, माँ थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, शाहजहां की। शाहजहां को संगमरमर का काल कहा जाता है या फिर स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि संगमरमर का काल किसके समय को कहा जाता है, शाहजहां के समय को कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, तो शाहजहां के समय को कहा जाता है। इनके बात करें स्थापत्य की, तो तख्ते ताउस, मोती मस्जिद, ठीक है ना, नगीना मस्जिद, मुसम्मद बुर्ज, जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, ठीक है ना, इनका निर्माण किसने कराया, तो इनका निर्माण कराया शाहजहां ने,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, धर्म परिवर्तन विभाग की स्थापना कराई और आना नाम के सिक्के चलाई। आना नाम के सिक्के चलाई। तो आपको मुख्य रूप से शाहजहां से कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। संगमरमर का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के समय को, स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के समय को, ठीक है। इनके स्थापत्य आपको याद रखने, तख्ते ताउस, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, ठीक है, मुसम्मन बुर्ज, जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल। इन्होंने धर्म परिवर्तन विभाग की स्थापना कराई और आना नाम के सिक्के चलाई। जहांगीर ने कौन से चलाए थे, निसार नामक सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट हम बात करें औरंगजेब की। किसकी, औरंगजेब की। औरंगजेब से पहले दारा शिकोह को देख लेते हैं। दारा शिकोह, ठीक है ना, दारा शिकोह। दारा शिकोह भाई था औरंगजेब का और कह सकते हैं कि शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट हम बात करें दारा शिकोह की, तो मकबरा कहां पर है, हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में है। किसका, दारा शिकोह का, ठीक है। इनकी पुस्तक की बात करें तो योग वशिष्ठ, भगवत गीता का फारसी में अनुवाद, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, ठीक है ना, और लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। ये आपको चीजें याद रखनी है दारा शिकोह से संबंधित। कौन कौन सी, मकबरा हुमायूं के प्रांगण में, योग वशिष्ठ, भगवत गीता का फारसी में अनुवाद, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, ठीक है ना, और लघु अकबर इन्हें कहा जाता था। बात करें मुगलों की भाषा कौन सी थी, राजभाषा वो थी फारसी। लास्ट हम बात करते हैं औरंगजेब को लेकर, क्योंकि औरंगजेब के बाद किसका शासन आता है, उत्तर मुगल काल का, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यदि बात करें औरंगजेब को लेकर तो औरंगजेब को मुद्दीन मोहम्मद कहा जाता है, सबसे पहला आलमगीर कहा जाता है, ठीक है। बात करें इनकी मां तो इनकी मां थी मुमताज महल, ठीक है। बात करें पत्नी तो इनकी पत्नी थी रबिया दुर्रानी। कौन थी, रबिया दुर्रानी। यदि बात करें इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिंदा पीर। पूछा जाता है ये क्या करते थे, टोकरी सीकर अपना काम चलाते थे, ठीक है। ये बात करें कितनी बार शासक बने तो इन्होंने राज्याभिषेक अपना 2 बार कराया, ठीक है ना। इन्हें एक और नाम से जाना जाता था शाही दरवेश, शाही दरवेश, ठीक है। डायरेक्टली एग्जामों में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो आपको औरंगजेब से याद रखना है मुद्दीन मोहम्मद, आलमगीर, इनकी माता का नाम मुमताज महल, पत्नी का नाम रबिया दुर्रानी, जिंदा पीर इन्हें कहा जाता था, टोकरी सीकर अपना काम चलाते थे, 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था, शाही दरवेश के नाम से इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने नौरोज उत्सव मनाना बंद कर दिया, ठीक है ना, और जी झरोका दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिए, महिलाओं का पीर पर जाना प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। साथ ही साथ हिंदू त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जजिया कर ब्राह्मणों पर लगा दिया गया फिर से, जो कि किसके समय पर बंद किया गया था, अकबर के समय पर बंद किया गया था। इन्होंने एक मंदिर तोड़वाए, कौन कौन से मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और जी मथुरा का केशवनाथ मंदिर। किसने तोड़वाए, औरंगजेब ने तोड़वाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी दिल्ली के शीशगंज में। नेक्स्ट हम बात करें, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो वो था औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया, औरंगजेब ने कराया। औरंगजेब की बीबी का नाम क्या था, रबिया दुर्रानी। इसी के नाम के पर इसने बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ताज की हुबर नकल या फिर दूसरे ताज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि बात करें औरंगजेब का मकबरा कहां पर है, तो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद दौलताबाद में, ठीक है ना, दौलताबाद में है। औरंगाबाद में किसका है, इसकी बीबी का है, जिसे बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है, जिसे ताज की हुबर नकल या फिर कह सकते हैं दूसरा ताज कहा जाता है, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है, विदेशी यात्री मुनकी किसके समय आया था, औरंगजेब के समय आया था, मनुकी या फिर मुनकी भी कह देते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने कवर किया पूरे मध्यकालीन भारत को। हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी रही हो, मैंने टाइम नहीं देखा है, तो मुझे नहीं लगता जो स्टूडेंट पढ़ने वाले उन्हें ये वीडियो बड़ी लगी होगी, और उन्हें तो और कंटेंट कम लगा हुआ होगा। और जिसको भी नोट्स की दिक्कत आ रही है या फिर इस वीडियो के नोट्स चाहिए कंप्लीट, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं 1-2 दिन में पूरे नोट्स डाल दूंगा वहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप कम से कम 2 बार इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना। उससे फायदा ये होगा कि आपके दिमाग में चीज़ें इतनी अच्छे से बैठ जाएंगी और आप पूरे नोट्सों को पढ़ डालोगे एक बार में, ठीक है। और यदि सपोर्ट अच्छा रहा तो इसके बाद मेडिवल हम कर चुके हैं, मॉडर्न और एंशियंट, और इसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी हमारे
अदर सब्जेक्ट है, सभी को एक एक वीडियो में इसी तरीके से बड़े अच्छे से हम कवर करेंगे। 1 2 3 वीडियो जो भी लगेंगी बड़े अच्छे से इतने ही कंटेंट के साथ। साथ ही साथ कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, हो सके तो शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। और कमेंट में तो आपको बताना ही है वीडियो कैसी है। एक बार हम रिवीजन करें मुगल साम्राज्य का, या भारी पड़ेगा थोड़ा? चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं मुगल साम्राज्य का बहुत जल्दी से। मुगल साम्राज्य की नींव रखी किसने? बाबर ने। जन्म हुआ फरगना में। पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख जो कि एक तुर्क थे। माता का नाम कुतुलुग निगार था। 11 वर्ष की आयु में शासक बने, क्योंकि 1483 में इनका जन्म हुआ, 1494 में शासक बन गए, ठीक है ना। इनका वास्तविक नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अली और मुस्तफा इनके तोपची थे। सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया किसने? बाबर ने। तुलगमा युद्ध पद्धति किससे संबंधित है? बाबर से संबंधित है। सबसे पहले तोपों से कौन सा किला जीता? भीदा का किला जीता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 1525 में पंजाब को जीता। 1526 में इब्राहिम लोदी से आगरा और दिल्ली को जीत लिया, ठीक। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच होता है। 1530 में मृत्यु हो जाती है किसकी? बाबर की। कहां पर? लाहौर में। तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी गई आत्मकथा है किसकी? बाबर की, बाबर के द्वारा। और इसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। इनके कृति संग्रह को कहा जाता है दीवान, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं के वास्तविक नाम था नासुरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार जाते हैं। और 1540 के बिलग्राम के युद्ध में भी हार जाते हैं, जिसके बाद सूर्यवंश की स्थापना होती है। सूर्यवंश की बात करें तो सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो सूर्यवंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने, जिनके बचपन का नाम था फरीद। और उन्होंने 1531 में चुनार का किला जीता। 67 वर्ष की आयु में शासक बने। रोहतांगगढ़ का किला जीता। पटना नगर की स्थापना की, ठीक है। यदि नेक्स्ट हम बात करें जीटी रोड का निर्माण कराया। 1545 में कालिंजर के किले को जीतने गए थे, मृत्यु हो गई थी। मकबरा इनका सासाराम में है। इनकी 2 उपाधियां हैं, सुल्तान उल अदल और हजरत ए आला। सिकंदर शाह सूरी इनके अंतिम राजा थे, जिन्हें 1555 के मच्छीवाड़ा व 1555 के सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने हराया और फिर से मुगल काल की स्थापना की। लेकिन अगले ही वर्ष दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई हुमायूं की। और लेनपुल व्यक्ति ने कहा कि ये राजा लड़खड़ाते हुए पैदा हुआ, लड़खड़ाते हुए मर गया, ठीक है ना। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, उन्होंने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हुमायूं नामा। अकबर की बात करें, इनके बचपन का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1542 में इनका अमरकोट के किले में जन्म हुआ था, दिन रविवार था। 1526 में पानीपत का द्वितीय युद्ध देखने को मिलता है अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1572 में गुजरात अभियान, जिसकी खुशी में फतेहपुर सीकरी नगर बसाया। 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। 1575 में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में खोला। 1579 में मजहरनामे की घोषणा की। 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत की। मदिरा पान सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। पुधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत की। मनसब प्रथा की शुरुआत की, जो कि 33 श्रेणियों में बटे हुए होते थे। यदि बात करें नवरत्न की, तो तानसेन, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाना, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा, इनके कौन थे? इनके नवरत्न थे। यदि बात करें इनके स्थापत्य की, तो आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था अकबर ने। जहांगीर की बात करें तो इनके बचपन के नाम थे सलीम और शेखू। इनकी मां का नाम था जोधाबाई, पत्नी का नाम था मानबाई, जगत गोसाई, नूरजहां और अनारकली। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो किसके समय आए? जहांगीर के समय आए। इन्होंने निसार नामक सिक्के चलाए। सूरदास किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के समय को, और सबसे मशहूर चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। इनकी स्थापत्य की बात करें, शालीमार बाग, निशांत बाग, दिलकुशा बाग की स्थापना किसने की? जहांगीर ने की। नेक्स्ट हम बात करें शाहजहां की, तो संगमरमर का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के समय को। स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के समय को। इनके निर्माण की बात करें, तख्ते ताउस, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला, इन सभी की स्थापना किसने की? तो सभी की स्थापना की शाहजहां ने। नेक्स्ट हम बात करें औरंगजेब की, तो इनका नाम था मुद्दीन मोहम्मद आलमगीर। इनकी मां का नाम था मुमताज, पत्नी का नाम था रविया दुर्रानी। इन्हें जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ये टोकरी सीकर अपना काम चलाते थे। इन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। इन्हें शाही दरवेश के नाम से जाना जाता था। नौरोज त्योहार इन्होंने खत्म किया। झरोका दर्शन पर प्रतिबंध लगाया। महिलाओं का पीर पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। हिंदू त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगाया। जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया। और बनारस का विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और मथुरा का केशवनाथ मंदिर तुड़वाया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें
इन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई और लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने अपनी बीबी का मकबरा बनवाया जिसका नाम है बीबी का मकबरा, जिसे ताज की हुबड़ नकल कहा जाता है। इनका मकबरा कहां पर है? औरंगजेब का दौलताबाद में है। इनके समय पर विदेशी यात्री मनुकी भारत आया था। दाराशिकों की बात करें तो इनका मकबरा है हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में। योग वशिष्ठ भगवद गीता का फारसी में अनुवाद, इन्हें लघु अकबर के नाम से जाना जाता था, और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। वही अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना और बताना वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जितना अच्छा सपोर्ट रहेगा उतनी जल्दी और मास्टर वीडियोज आएंगी। जो भी शेष जो हमारा सिलेबस बच रहा है, सिलेबस बच भी नहीं रहा, लगातार यदि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे तो बेस्ट रहेगा आपके रिवीजन के लिए। कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट, उम्मीद करता हूँ शायद इतना कंटेंट कोई इतने कम समय में दे नहीं सकता, फिर भी एक छोटी सी ये पहल थी आपके लिए। अच्छा लगा हो तो वही आपको सबसे पहले तो कमेंट में जरूर बताना है कि वीडियो कैसी थी। दूसरी, अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, हिस्ट्री या फिर कोई अदर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम बताएं, यदि बच्चों के कमेंट आते हैं तो उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से अपना रिवीजन करना। स्क्रीनशॉट का मैंने टाइम दिया था, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सके तो नोट कर लेना, बाकी मैं नोट्स डाल दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। अच्छे से कीजिए, 2-3 बार वीडियो को देखना, बड़े अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो को शेयर करते रहना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से करना रिवीजन, और नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।